हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं एंड दैट इज शेयर कैपिटल। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है एंड इससे अच्छे खासे मार्क्स के वेटेज एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कंपनी लॉ में ना कुछ चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, जैसे कि डायरेक्टर उठा लो या जनरल मीटिंग उठा लो या शेयर कैपिटल उठा लो। ये सारे चैप्टर्स ना बड़े हैं लेंथ में और इनके वेटेज भी अच्छे खासे हैं, तो तुम इन्हें स्किप नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इसमें हमें बहुत सारे सेक्शंस कवर करने होंगे, इंटरकनेक्शंस हैं, डिसाइडेड केस लॉ हैं, रूल्स हैं। तो टेंशन नॉट, मैं सब कुछ करवाऊंगा। मॉड्यूल मैं खोल लूंगा, मॉड्यूल से एकदम अच्छे तरीके से तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के साथ साथ प्रिपेयर करवाऊंगा। ठीक है, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। अगर तुमने कभी नहीं देखा है ये चैप्टर, स्टिल तुम ये वीडियो देखकर एग्जाम में लिख भी पाओगे और पास भी हो पाओगे। बट एक डिस्क्लेमर है, यहाँ पर जो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा दैट इज ओनली फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है, अगर तुम ये सिर्फ देखकर रियल लाइफ में एज अ किसी कंपनी में काम करना चाहते हो, ट्रेनी या बाद में कंपनी सेक्रेटरी जैसा, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल एनालिसिस नहीं करूंगा और शेयर कैपिटल चैप्टर ना कंपनी सेक्रेटरी के लिए वन ऑफ द बेसिक चैप्टर है। ये तुम्हें इन डेप्थ में आना चाहिए, तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए प्रोविजंस, लॉ, रूल, सब कुछ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम पर्पज से समझा रहा हूँ तुम्हें। और बाकी अगर तुम्हें एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो तब भी तुम्हें इन डिटेल में ये चैप्टर यहाँ पर पढ़ना होगा। अब वो तुम कहाँ से पढ़ोगे? ऑब्वियस बात, मैं यूट्यूब पे तो नहीं लाऊंगा। ठीक है, तुम किसी के बैचेस परचेज कर सकते हो या फिर तुम खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो। मैंने तो खुद से भी किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज से हमारा पहला मैराथन कंपनी लॉ का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट्रो बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें करना क्या है। देखो, हमारे कंपनीज एक्ट में ना दो चैप्टर्स दिए गए हैं, दैट इज चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। हमारी कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूँ। चैप्टर 3 में हमें करना होता है सेक्शन 23 से लेकर 42 और सेक्शन 4 में हमें करना होता है सेक्शन 43 से लेकर 71। ये बेसिकली हमें करना होता है चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 का, हमारा ये कंटेंट रहता है। ठीक है, अब अगर हम अपने मॉड्यूल की बात करें, हम अपने सिलेबस की बात करें, तो हमारे मॉड्यूल में ना एक ही चैप्टर दिया गया है, दैट इज चैप्टर 4, शेयर एंड शेयर कैपिटल नाम। ठीक है, अब दिया तो भले ही एक ही चैप्टर है, चैप्टर 4। कायदे से चैप्टर 4 में सिर्फ ये सेक्शंस आने चाहिए, बट हमारे मॉड्यूल में सेक्शन 23 से लेकर 70 तक पूरा कवर किया गया है। बीच में बहुत सारे सेक्शंस स्किप किए गए हैं, तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिए गए हैं, बट ऑलमोस्ट जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो यहाँ पर कवर हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स जो है वो यहाँ पर कवर है, तो दोनों इंटरकनेक्टेड है, तो हमें इन दोनों को यहाँ पर साथ में पढ़ना होता है और इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। बट टेंशन नॉट, मैं हूं ना, अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम्हें प्रश्न नहीं है मेरे पे तो कोई ना, तुम 10-15 मिनट अभी देखो, 10-15 मिनट में नहीं समझ में आएगा वीडियो छोड़ के चले जाना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? शेयर कैपिटल। थोड़ा सा स्पीड में मेंटेन रखूंगा, ऑब्वियस बात है, रिवीजन है। ठीक है, शेयर कैपिटल। मेरा पहला क्वेश्चन है तुमसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? ठीक है, शेयर मतलब क्या और कैपिटल मतलब क्या? कोई भी चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ तो मैं पहले बेस से उठाता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि वो चैप्टर तुम्हें नहीं आता है, तो मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलो एक कहानी से मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि शेयर कैपिटल क्या होता है। लेट सपोज ये मैं एक के जी, मैं ना बहुत दिन से आइडिया सोच रहा हूँ बिजनेस करने का, एकदम खतरनाक वाला आइडिया। ठीक है, एकदम खतरनाक आइडिया। अब मैं आइडिया सोच रहा हूँ, लेकिन सिर्फ क्या सोचने से बिजनेस हो जाएगा? आंसर इज नो। उसके लिए मेरे को कंपनी इस्टेब्लिश करनी हो, लेकिन सिर्फ कंपनी इस्टेब्लिश करने से भी तो बिजनेस नहीं चलेगा। एट द एंड मेरे को चाहिए मनी, इन्वेस्टमेंट, जो मैं कंपनी में लगा सकूं
जिससे फिर कंपनी आगे अपना बिजनेस कर सके। तो कंपनी में जो मैं पैसे लगाऊंगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर जो पैसे कंपनी में लगा रहा है तो वही तो कैपिटल होता है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या, शेयर होल्डर्स के जो पैसे लगे हैं कंपनी में दैट इज द कैपिटल, दैट इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और शेयर होल्डर जो पैसे लगाता है कंपनी में उसी को हम लोग शेयर कैपिटल बोल देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कुछ नहीं है, कंपनी में जो शेयर होल्डर ने पैसे लगाए हैं उसको शो करने का तरीका है शेयर कैपिटल। अब तुम्हें समझ में आया शेयर कैपिटल क्या होता है, ठीक है। अब हमें शेयर कैपिटल मतलब समझ में आ गया, कैपिटल क्या है वो हमें समझ में आ गया। अब कैपिटल के बहुत सारे टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैपिटल दिए गए हैं हमारे मॉड्यूल में। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी सुन लो, ठीक है, ये सब लिखना मत। सबसे पहला होता है ऑथोराइज कैपिटल, तुमने सुना होगा, ये सब बचपन की बातें हैं, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, ये मैक्सिमम कैपिटल होता है जो कंपनी जो है रेज कर सकता है। मैक्सिमम कैपिटल होता है जो कंपनी जो है वो शेयर होल्डर से सब्सक्राइब करवा सकता है, यानी शेयर होल्डर से बोल सकता है कि आइए आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट करवा सकता है तो ये ऑथोराइज कैपिटल बताता है। लेट्स सपोज मेरे कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है 10 करोड़, तो मैं मैक्सिमम 10 करोड़ जो है शेयर होल्डर से मांग सकता हूँ, शेयर होल्डर को बोल सकता हूँ कि आप 10 करोड़ तक मेरे कंपनी में जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है एक इशूड कैपिटल। अब मेरा मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ है बट एट द स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी, जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया तो क्या मैं सीधा 10 करोड़ बोल दूं देने, नहीं, मैं बोलूंगा कि चलिए अभी आप कंपनी को 2 करोड़ का जरूरत है तो अभी 2 करोड़ जो है आप हमें दीजिए, आप 2 करोड़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 करोड़ में से मैंने 2 करोड़ ही अभी तक इशू किए हैं, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, ठीक है। फिर एक और होता है दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मैंने 2 करोड़ का ऑफर दिया, समझो 10 करोड़ मेरे पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैंने बोला 10 करोड़ का अभी नीड नहीं है, 2 करोड़ जो है अभी कंपनी को नीड है, तो 2 करोड़ जो है आप सब्सक्राइब करिए, 2 करोड़ जो है आप शेयर्स ले लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए। मैंने 2 करोड़ ऑफर किए, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, मैंने इशू किए, ठीक है। अब इशू में ले मैंने 2 करोड़ किए, लेकिन कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया, यानी सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने शेयर्स लिए और बदले में पैसे दिए, ठीक है। 2 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने पैसे लिए एंड शेयर्स लिए एंड पैसे दिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड में से कितने में लोगों ने सब्सक्राइब किए दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल। अब तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि एक बार में पैसे हम नहीं मंगवाते, ठीक है। एप्लीकेशन पे 5 रुपए मंगवाए, उसके बाद अलॉटमेंट पे हमने 5 रुपए मंगवाए और मतलब 2 रुपए मंगवाए एंड फाइनल कॉल पे जो बचा हुआ है वो हमने मंगवाया। तो मान लो 1 करोड़ सब्सक्राइब हो गए, लेकिन इसमें से अभी मैंने सिर्फ 50 लाख ही अमाउंट कॉल्ड किया है, सिर्फ 50 लाख ही उनसे मांगा है, तो डेट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। एंड इस 50 लाख मैंने मांगा लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें 20 लाख ही दिया, सॉरी 40 लाख हमें दिया, पेड अप कैपिटल। 50 लाख का मैंने कॉल किया कि भाई तुमने सब्सक्राइब किया शेयर, चलो 50 लाख मेरे को दे दो, लेकिन 40 लाख ही शेयर्स अभी तक, 40 लाख रुपीज ही मेरे को रिसीव हुए, 10 लाख मेरे को अभी तक रिसीव नहीं हुए। तो जो रिसीव नहीं हुए तो फिर वो क्या कहलाए जाते हैं, कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स वो क्या कहलाए जाते हैं, कॉल इन एरियर्स। और पेड अप कैपिटल क्या हो गया, ये 40 लाख जो है वो ये पेड अप कैपिटल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। शेयर कैपिटल मतलब मैंने तुम्हें समझा दिया, कैपिटल के कितने टाइप हैं ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा पहला सेक्शन, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 84 जो डिफाइन करता है शेयर क्या होता है। अभी तक मैंने तुम्हें शेयर कैपिटल का मतलब समझाया है, शेयर का मतलब अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा। अब तुमने बचपन में पढ़ा होगा, एक जमाना हुआ करता था, तुम पढ़ते थे शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यही पढ़ते थे तुम, शेयर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। बट वो बचपन की बातें थी, उसको बचपन में ही रहने दो। अब तुम थोड़े प्रोफेशनल हो चुके हो, तो अगर तुमसे अभी मैं पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर, तो तुम ये नहीं बोल सकते शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, नहीं भाई तुम ये नहीं जवाब दे सकते। तुम्हें
सेक्शंस के साथ तुम्हें अच्छे से डिटेल में आंसर देना होगा कि लगे हाँ अरे ये तो लगता है कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा है। ठीक है, चलो सेक्शन 2 क्लॉज 84 हमें शेयर्स को डिफाइन करता है, यहां से लिखना है, लिखो। ये डिफाइन करता है शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल एंड इंक्लूड्स स्टॉक। ठीक है, तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट डिफिनेशन है जो तुम्हारे सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 84 में दिया गया है। वो हमें बताता है शेयर कुछ नहीं है, शेयर मतलब शेयर है इन दी शेयर कैपिटल एंड इंक्लूड स्टॉक। अब यहाँ पे तीन चीज है हमें समझना है, तीन बातों को जैसे हम लोग समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक, हमारा शेयर का डिफिनेशन खत्म, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट भी खत्म कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल। ठीक है, चलो समझो। ठीक है, मान लो मैंने कंपनी में एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, इससे अच्छा समझ में आएगा तुमको। अभी अच्छा आया, अभी मैं और मेरे दोस्त ना प्लान बना रहे वाटर पार्क जाने का। ठीक है, ये रियल काम मैं बता रहा हूँ, वाटर पार्क जाने का प्लान बना रहे। तो फॉर दिस वाटर पार्क जाने के लिए हम लोग थोड़े से पैसे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, ऑब्वियस बात है, फ्री में तो हमें घूमने देगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग का अभी डिसाइड हुआ है कि 10,000 रुपये के खर्चा आएगा। ठीक है, 10,000 रुपीज़ का हमारा खर्चा आएगा। हम लोग 5 दोस्त हैं, तो यानी पर पर्सन अभी हमारा खर्चा कितना बैठ रहा है, 2,000 रुपीज़। ठीक है, अभी हमारा खर्चा कितना बैठ रहा है, 2,000 रुपीज़ हमारा पर पर्सन अभी खर्चा बैठ रहा है। अब ध्यान से समझना, 2,000 रुपये खर्चा बैठ रहा है तो 2,000 मैं भी दूंगा, बाकी 4 दोस्त भी देंगे, तो जो टोटल होगा वो 10,000 हो जाएगा। तो उस 10,000 में, उस 10,000 में 2,000 मेरा हिस्सा है, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, 2,000। तो वो जो मेरा कंट्रीब्यूशन है ना, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेयर। उस 10,000 में मेरा 2,000 का शेयर है, 2,000 का मेरा हिस्सा है। एंड इसी को हम लोग अब कंपनी के लैंग्वेज में समझे तो यहाँ पर शेयर मतलब क्या है पता है, शेयर मतलब हिंदी में लिखे तो हिस्सा। एक शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी में जो शेयर होल्डर ने पैसे लगाए, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। अभी मैंने तुम्हें सब ऊपर समझाया। तो कंपनी का वो जो शेयर कैपिटल है उसमें एक शेयर होल्डर का जो हिस्सा है, एक शेयर होल्डर का जो शेयर है, दैट इज कॉल्ड शेयर। अब समझ में आया, तुम्हें स्मॉलेस्ट यूनिट है शेयर ऐसा नहीं बताना है। एक शेयर होल्डर का शेयर कैपिटल में जो हिस्सा है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है शेयर। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो 10,000 है, उस 10,000 में 2,000 मेरा भी है, ये मेरा हिस्सा है। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस नाम से, शेयर के नाम से। ठीक है, शेयर मतलब क्या होता है, हिस्सा इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। ठीक है, शेयर कुछ नहीं है, शेयर होल्डर का शेयर कैपिटल में हिस्सा दिखाने का एक तरीका है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, अब हम लोग रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, देखो ऐसे करते हैं। मान लो मैंने 2 लाख रुपए शेयर्स लगाए हुए हैं रिलायंस में, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, 2,000 शेयर्स एट द रेट 100 रुपीज ईच, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 लाख। क्या ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है शेयर कैपिटल में, तो ये एक तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है शेयर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। अब तुम्हें इंट्रो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, बस एक और कॉन्सेप्ट बच गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक, एंड हम लोग फिर अपने मेन सेक्शंस में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, स्टॉक मतलब क्या, देखो डिफिनेशन में दिया हुआ है, शेयर मतलब शेयर इन द शेयर कैपिटल एंड इंक्लूड स्टॉक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक, क्या यहाँ स्टॉक जो सामान रखा रहता है वो स्टॉक है, आंसर इज नो। स्टॉक भी ना ध्यान से लिखना है, यहाँ पर एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, शेयर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। शेयर मतलब हिस्सा, यहाँ पे हिस्सा की बात कर रहा हूँ। एक शेयर होल्डर का शेयर कैपिटल में रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्टॉक। ठीक है, इसमें ना कोई फेस वैल्यू नहीं होता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। शेयर वर्सेस स्टॉक। लेट्स सपोज मैंने रिलायंस में 2 लाख रुपए लगाए, मैंने रिलायंस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब मैंने ये इन्वेस्ट किए तो ये कंपनी अपने अंदर शो करेगी,
कंपनी को ये शो करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, मेरा हिस्सा कंपनी को अपने शेयर कैपिटल में रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो शेयर या तो स्टॉक। ठीक है, अब शेयर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ध्यान से देखना। 2000 रुपीज शेयर एट द रेट 100 ईच, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 2 लाख रुपया। तो ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक बेसिकली ना फुल्ली पेड अप शेयर्स जो बंडल में होते हैं उनको कन्वर्ट करके एज अ वन यूनिट हम लोग शो कर देते हैं। यानी मान लो इस 2000 रुपए पे 100 ईच मैंने पूरा अमाउंट दे दिया है, इस 2000 रुपए पे 100 ईच करके मैंने पूरा 2 लाख कंपनी में ऑलरेडी लगा दिया है। यानी ये मेरे फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं एंड बंडल ऑफ शेयर्स हैं। इनको क्या करेगा कंपनी, इनको चाहे तो कंपनी कन्वर्ट करके ऐसे दिखा देगा, स्टॉक, ठीक है, ऑफ रुपीज 2 लाख, बस। यानी यहाँ पर फेस वैल्यू की स्टॉक में बात ही नहीं हो रही है, फेस वैल्यू तुम्हें लेना ही नहीं है, सीधा जो एक्चुअल अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है और अगर वो फुल्ली पेड अप है तो बंडल ऑफ शेयर्स को ना कंपनी कन्वर्ट कर देता है एज अ स्टॉक में, एंड इसको ही हम लोग ऐसे बता देते हैं कि यस, इसको ही हम लोग बोल देते हैं कि दिस इज स्टॉक एंड दिस इज शेयर्स। तो दोनों एक तरह से रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, तुम चाहे शेयर में रिप्रेजेंट करो या स्टॉक में रिप्रेजेंट करो। बस एक बात ध्यान रखना, शेयर में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो तुम्हें फेस वैल्यू शो करना होगा, और अगर तुम स्टॉक में अगर तुम रिप्रेजेंट करोगे, आ गया भाई, तो तुम्हें फेस वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम फुल्ली पेड अप बंडल ऑफ शेयर्स को जो है शेयर से कन्वर्ट कर सकते हो स्टॉक में। ठीक है, एंड स्टॉक से शेयर्स में दोनों तरीके से कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया, 15 मिनट मेरे को लग गए। अब थोड़ा सा मैं स्पीड मेंटेन करूंगा। यहाँ पे अब सबसे पहला सेक्शन कनेक्ट हो जाता है, सेक्शन 61। ठीक है, सेक्शन 61 बात करता है ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। मेरे को पता नहीं है कि तुमने मेमोरेंडम वाला चैप्टर किया है या नहीं किया है। ठीक है, जिसने नहीं किया है उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ समझने में, बट जिसने किया है उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, कंपनी का ना सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है पता है, दैट इज मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि ये कंपनी का जो है सब कुछ बताता है। कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी में कितने पैसे लगाए हैं, बेसिकली ये कंपनी का जो है इंफॉर्मेशन, जो कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होता है वो सब कुछ यहाँ रहता है। ठीक है, अब ये मेमोरेंडम में ना एक क्लॉज होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल क्लॉज। ऐसे तो बहुत क्लॉज होते हैं, नेम, रजिस्टर ऑफिस। तो कंपनी के मेमोरेंडम में क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, जिसमें कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल्स रहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या रहता है, डिटेल इंफॉर्मेशन रहता है। तो कंपनी चाहे तो अपना ये कैपिटल क्लॉज ऑल्टर कर सकता है। यस, तुमने सही सुना, कंपनी चाहे तो अपना कैपिटल क्लॉज ऑल्टर कर सकता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके, OR पास करके अपना ये जो कैपिटल क्लॉज है वो ऑल्टर किया जा सकता है। ठीक है, अब कैपिटल क्लॉज में क्या ऑल्टर होगा, सेक्शन 61 बोलता है कि देखो ये फॉलोइंग चीज ना तुम कैपिटल क्लॉज में ऑल्टर कर सकते हो। पहला, तुम ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो। मान लो मेरे कंपनी का मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ है, मैं 10 करोड़ पे पहुंच चुका हूँ ऑलरेडी। 10 करोड़ मेरा मैक्सिमम लिमिट है, 10 करोड़ मैंने इशू कर दिया, सब्सक्राइब हो गया। क्वेश्चन ये आता है अब कंपनी और बड़ी हो गई मेरी, अब मेरे को और चाहिए, तो फिर अब मैं 10 करोड़ से ज़्यादा तो कर नहीं सकता, मेमोरेंडम से बाहर जाके तो मैं काम करूंगा नहीं। तो मैं क्या उस 10 करोड़ को इंक्रीज कर सकता हूँ, आंसर जस्ट कर सकता हूँ, सेक्शन 61 ने मेरे को पावर दी है। ठीक है, दूसरा, मैं कॉन्सोलिडेशन कर सकता हूँ। ये कॉन्सोलिडेशन क्या होता है, ठीक है, एक और लिख लो यहाँ पर, मैं सब डिविजन भी कर सकता हूँ। अब इन दोनों का मतलब समझो, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। मान लो कंपनी में एक शेयर का दाम है 100 रुपये। ठीक है, कंपनी में मान लो एक ही शेयर है 100 रुपये की। ठीक है, कंपनी में एक शेयर है 100 रुपये। क्या कंपनी ऐसे कर सकती है कि
इन 100 रुपए के शेयर को 10 रुपए का शेयर बना दे और ऐसे 10 शेयर बना दे। मैंने क्या बोला, अभी कंपनी में एक शेयर है एट द रेट 100 रुपीज, तो यानी कितने हो गए 100 रुपीज के शेयर। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है 10 शेयर एट द रेट 10, तो इसका भी वैल्यू तो 100 ही आएगा ना। दैट इज कॉल्ड सब डिवीजन। आई होप कि तुम्हें सब डिवीजन का मतलब समझ में आ गया। सब डिवीजन क्या है, कंपनी में 100 रुपए के शेयर हैं, उनको कंपनी 10-10 रुपए के शेयर्स में बांट देगी। दैट इज कॉल्ड सब डिवीजन। ठीक है, यानी बड़े बड़े कंबाइंड चीज को छोटे भाग में डिवाइड कर देना। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक पिज्जा है, पिज्जा को मैंने 4 स्लाइस में बांट दिया, तो अभी मेरे पास एक पिज्जा थे, अब मेरे पास उसी पिज्जा के 4 टुकड़े हैं, अब मैंने 4 दोस्त में बांट दिए। दैट इज कॉल्ड सिंपल सा है। ठीक है, ये हो गया सब डिवीजन। ठीक है, अब कॉन्सोलिडेशन क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। मान लो 10 रुपए के शेयर्स हैं 10 गो कंपनी में, 10 रुपीज के शेयर्स 10 गो है कंपनी में, 100 रुपीज का वैल्यू हो गया। अब कंपनी क्या कर रही है, एक शेयर जो है 100 रुपीज का कर दे, तो क्या इसी चीज का उल्टा नहीं हो गया? हाँ, कॉन्सोलिडेशन भी कर सकती है, सब डिवीजन भी कर सकती है, इट इज ऑन कंपनी। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि कॉन्सोलिडेशन क्या होता है और सब डिवीजन क्या होता है। ठीक है, कॉन्सोलिडेशन क्या होता है एंड सब डिवीजन क्या होता है। ठीक है, सेक्शन 61 और एक बात बोलता है कि हम लोग कन्वर्जन भी कर सकते हैं। क्या चीज का? शेयर से स्टॉक में, स्टॉक से शेयर्स में। ठीक है, यही चीज के लिए तो मैंने वहां से अभी कनेक्शन लाया। सेक्शन 2 क्लॉज 84 में हमने पढ़ा कि हम लोग स्टॉक, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैंने अभी तुम्हें सेक्शन 61 पढ़ाया, और सेक्शन 61 बोलता है कि यस यू कैन इजिली कन्वर्ट शेयर इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर्स। ये तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। उसके अलावा तुम कैंसिलेशन भी कर सकते हो शेयर्स का, कैंसिलेशन भी कर सकते हो तुम शेयर्स का, यानी कुछ शेयर कैपिटल वाला पार्ट जो तुम्हें रिक्वायर्ड नहीं है, तो तुम उसको कैंसिल कर सकते हो। ये सब चीज अगर तुम करोगे तो माना जाएगा कि कैपिटल क्लॉज तुम्हारा ऑल्टर हुआ है, और कैपिटल क्लॉज ऑल्टर करना है तो तुमको जनरल मीटिंग बुलाना होगा, और जनरल मीटिंग बुलाकर तुमको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके ये सारे काम करने होंगे। ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एनालिसिस करवाता हूँ। देखो, ऑल्टरेशन तभी हो सकता है, ऑल्टरेशन पॉसिबल तभी हो सकता है जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पावर होंगी। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पावर नहीं है ऑल्टरेशन की, तो तुम ऑल्टरेशन नहीं कर सकते हो। उस सिचुएशन में सबसे पहले तुमको एओए ऑल्टर करना होगा। ठीक है, एओए ऑल्टर करना होगा, एंड इसको ऑल्टर करने के लिए एसआर पास करना होता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 14। आई होप कि तुमने 14 पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो बस इतना मान के चलो कि 14 में जो है एओए ऑल्टर होता है एसआर पास करके। देन एओए ऑल्टर करने के बाद तुमको ओआर, जनरल मीटिंग बुलाकर ओआर पास करना होगा, और तब तुम कैपिटल क्लॉज अपना ऑल्टर कर सकते हो। ये पूरा प्रोसीड्यूर होगा। ठीक है, एंड चलो इतना ही रहने दो, बस इसके आगे और ज्यादा एनालिसिस छोड़ो, एग्जाम पर्पज के लिए मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, एक अगर और सुनना चाहोगे तो सुन लो। ये दोनों जब ये काम करोगे तुम, कॉन्सोलिडेशन या फिर सब डिवीजन, कॉन्सोलिडेशन या सब डिवीजन, ये दोनों जब तुम करोगे, अगर इन दोनों के कारण किसी शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में तुम्हें एनसीएलटी का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा इनके फॉर्म्स वगैरह भी हैं, बट वो सब एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पर्पज से मैंने बताया मैराथन में करवा रहा हूँ, तो बस सेक्शन 61 में इतना ही था एग्जाम पर्पज के लिए। ठीक है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। ठीक है, चलो अब यहाँ से दूसरा एक सेक्शन कनेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 64। सेक्शन 64 यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। सेक्शन 64 बोलता है कि अगर कंपनी अपना ऑल्टर करता है कैपिटल क्लॉज, अगर कंपनी अपना कैपिटल क्लॉज ऑल्टर करता है, तो कंपनी को 30 डेज के अंदर 30 डेज के अंदर SH7 फाइल करना पड़ता है आरओसी को। ये बात हमें बोलता है कंपनी, सेक्शन 64 बस इतनी सी बात बोलता है। ठीक है, कि 30 दिन के अंदर हमें SH7 जो है वो फाइल करना होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये सेक्शन 64 कैपिटल क्लॉज के ऑल्टरेशन
को इंक्लूड करता है। ठीक है, ऑल्ट्रेशन कहाँ दिया गया है? अंडर सेक्शन 61। सेक्शन 61 के हिसाब से अगर कंपनी अपना कैपिटल क्लॉज ऑल्टर करता है तो SS7 फाइल करना है। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन 62 के अंदर भी एक ऑल्ट्रेशन की बात हुई है कैपिटल क्लॉज बाय गवर्नमेंट, तो उस सिचुएशन में भी ये SS7 फाइल होगा। एंड तीसरा, अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी हमें SS7 फाइल करना है। यानी सेक्शन 61 में अगर हम कैपिटल क्लॉज ऑल्टर करते हैं, चाहे किसी केस के लिए करें, कॉन्सोलिडेशन, सब डिवीजन, कैंसिलेशन, कुछ भी, सेक्शन 61 के हिसाब से अगर ऑल्टर कर रहे हैं SS7 जाएगा। ठीक है, अगर सेक्शन 62 में गवर्नमेंट के ऑर्डर पे हम ऑल्टरेशन कर रहे हैं कैपिटल क्लॉज, तब भी SS7 जाएगा, या फिर हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं तो भी हमारा जो है SS7 तो जाएगा ही जाएगा। तीनों केसेस में SS7 जाएंगे। अब देखो, ये SS7 ना रूल 15 में दिया गया है, रूल 15 ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल रूल 2014। SS7 जो है हमें बताया गया रूल 15 में, ऐसे नॉर्मल सेक्शन में उसे बोला गया 30 दिन के अंदर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो है हमें ROC को बताना होगा। वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट किया किसने? रूल 15 ने किया है SS7 में। ठीक है, अगर याद रहा रूल तो ठीक है, पर नहीं रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे आ गया पेनल्टी। एक मिनट रुको, मेरे को पेनल्टी निकालने दो। सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 बोलता है कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है सेक्शन 64 के अंदर तो कंपनी प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट दोनों लायबल होंगे 500 पर डे रुपीज करके। ठीक है, मैक्सिमम पता है कितना? 1 लाख एंड 5 लाख। ये 1 लाख ना, ठीक है, मैं 500 रुपीज पर डे करके लाइबल होंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट मैक्सिमम 1 लाख तक के लिए और कंपनी मैक्सिमम 5 लाख तक के लिए। चलो ठीक है, हो गया। चलो, ये हो गया सेक्शन 64 कनेक्ट। अब यहाँ पर जो है हमारा पहला एक ग्रुप ऑफ सेक्शन जो है वो कवर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 2 क्लॉज 84 रेड विथ सेक्शन 61 रेड विथ सेक्शन 64 प्लस रूल 15। ये हो गया हमारा इंटरकनेक्टेड पार्ट 1 सेक्शन 1। ठीक है, क्या यहाँ पर हमारा इंटरकनेक्शन खत्म हुआ? द आंसर इज नो। अभी 2-3 चीज और इंटरकनेक्ट करूंगा इसी पार्ट में। चलो आ जाओ। एक आता है सेक्शन 44 और एक आता है सेक्शन 45। ये दोनों भी यही कनेक्ट होगा। देख रहे हो, मतलब एक बंडल की तरह मैं तुम्हें समझा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, अभी तक हमने ये 3 सेक्शंस कर लिया और रूल 15 किया। अब हमें करना है सेक्शन 44 एंड 45। बहुत इजी सेक्शन है। सेक्शन 44 क्या बोलता है? शेयर्स फ्रीली मूवेबल होते हैं, यानी शेयर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, 1% टू पर्सन मूव कर सकते हैं। आज मेरे पास 100 शेयर्स है रिलायंस के, क्या मैं उससे 20 शेयर तुम्हें बेच सकता हूँ? कल को तुम वो 20 शेयर किसी और को बेच सकते हो। शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, इसलिए शेयर्स एक जगह से दूसरी जगह 1% टू अनदर पर्सन इजिली मूव कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 केसेस है, एक है पब्लिक कंपनी, दूसरा है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स जो है फ्रीली मूवेबल होते हैं, ऑब्वियस सा बात है, एक शेयर्स दूसरी जगह जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इन पे। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में यहाँ पर कनेक्ट करो सेक्शन 2 क्लॉज 68। याद करो 2 क्लॉज 68 का सेकेंड पॉइंट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट, जो बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन है शेयर्स के ट्रांसफर पे। याद आ रहा है? ठीक है, रिस्ट्रिक्शन होता है शेयर, CSEET याद करो। ठीक है, CSEET में हमने पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो हम इजीली मूव नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या रिस्ट्रिक्शन है? उस समय हमें नहीं पढ़ना रहता था कि हमें क्या रिस्ट्रिक्शन है, अभी हमें समझना होगा कि एक्चुअली में रिस्ट्रिक्शन क्या है। तो ध्यान से देखो क्या रिस्ट्रिक्शन है वो समझो। जब भी प्राइवेट कंपनी वाले जो शेयर होल्डर्स होंगे वो अपना शेयर्स अगर बेचना चाहते हैं, सोल्ड करना चाहते हैं, तो उनको ना ऑफर जो है सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना होगा।
यानी एग्जिस्टिंग जो मेंबर होंगे ना कंपनी के, उनको ही पहले उनसे जाकर पूछना होगा एग्जिस्टिंग मेंबर्स को कि भाई देख मैं शेयर्स बेच रहा हूँ, क्या तुम मेरे शेयर्स परचेज करोगे? ठीक है, क्या तुम मेरे शेयर्स परचेज करोगे? एग्जिस्टिंग मेंबर को, लेट सपोज रिलायंस का मैंने शेयर्स परचेज किया एंड रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है, तो अगर मैं रिलायंस के शेयर्स बेचना चाहता हूँ तो मेरे को सबसे पहले रिलायंस के अदर एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछना होगा कि मैं अपने शेयर्स बेच रहा हूँ, क्या तुम खरीदना चाहोगे? ठीक है, इसी ऑफर को, ये जो राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री एग्जेम्प्टिव राइट। क्या बोलते हैं? प्री एग्जेम्प्टिव राइट। ये राइट जो है शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया गया है कि प्राइवेट कंपनी के केस में पहले हमें एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछना होगा। यानी अगर मैं अपने शेयर्स अपने भाई को देना चाहता हूँ, मैं नहीं दे सकता, मेरे को पहले मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना होगा। अगर वो मना कर देते हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मेरा शेयर परचेज नहीं करता है, देन उस केस में फिर जो है मैं किसी और को ऑफर कर सकता हूँ और वो शेयर्स सेल कर सकता हूँ। बट ध्यान रखना, सेल करने का जो प्राइस होगा वो कंपनी का ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। ठीक है, कंपनी डिसाइड करके बताएगा कि इस प्राइस पे तुम्हें बेचना है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिटर जो भी है, कंपनी डिसाइड करेगा और वही प्राइस में मैं अपने भाई को बेचूंगा। ये बात हमें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सेक्शन 44 बस इतनी सी बातें बोलता है। फिर यहाँ पे एक और छोटा सेक्शन आ जाता है, दैट इज सेक्शन 45। सेक्शन 45 बोलता है कि हर एक शेयर का खुद का एक डिस्टिंक्ट नंबर होता है। क्या होता है? डिस्टिंक्ट नंबर। हर एक शेयर का खुद का एक डिस्टिंक्ट नंबर होता है जिससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। बस यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। तो ये हमारा पहला पार्ट, ये जो है हमारा पहला पार्ट होता है कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तुम्हारे मॉड्यूल में उसके बाद क्या क्या दिया गया है। मैं मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बट सीक्वेंस मॉड्यूल का मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात, अगर मैं मॉड्यूल को सीक्वेंस फॉलो करूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो एक मिनट रुक जाओ यार, पानी भी नहीं देखा बैठा, गर्मी गर्मी भाई। चलो नेक्स्ट जो सेक्शन अब हमें करना है, दैट इज सेक्शन 43। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो बहुत अच्छे से सुनना। ठीक है, सेक्शन 43 बात करता है काइंड ऑफ शेयर। काइंड ऑफ शेयर, कितने तरह के शेयर होते हैं? मैं तुमसे पूछता हूँ कितने तरह के शेयर्स होते हैं? व्हाट आर द काइंड्स ऑफ शेयर? ठीक है, तुम बोलोगे जहां तक हमें याद है दो ही तरह के होते हैं, एक इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस। बस सेक्शन 43 इतनी ही बात बोलता है। सेक्शन 43 बोलता है कि दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एक होते हैं इक्विटी, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस। अब इनको डिफाइन किया है सेक्शन 43 ने। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, यानी इनको थोड़ा ज्यादा इज्जत दिया जाता है इनकम इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। दिख रहे हो ना भाई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको इक्विटी से थोड़ा ज्यादा इज्जत मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है। किसके रिस्पेक्ट में? डिविडेंड और रीपेमेंट के रिस्पेक्ट में। यानी जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो कंपनी सबसे पहले डिविडेंड किनको देगा? प्रेफरेंस वालों को। कुछ बचा तो इक्विटी वालों को। ठीक है, उसी तरह जब भी कंपनी बंद होने लगेगा, कैपिटल का रीपेमेंट होगा, तो सबसे पहले डिविडेंड रीपेमेंट पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। देन उसके बाद कुछ बचा तो इक्विटी वालों को देंगे। ठीक है, यानी इनको हम लोग प्रेफरेंशियल राइट देंगे ओवर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड ओवर द पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यहां तक हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। वहीं इक्विटी का अगर हम डिफिनेशन की बात करें
तो इक्विटी शेयर होल्डर वो हैं जो प्रेफरेंस नहीं है, यानी इनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है। डेफिनेशन बहुत ईजी है, इनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। द आंसर इज यस, इनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। और इनको बेसिकली पता है कौन सा वोटिंग राइट मिलता है? 1 शेयर 1 वोट, जिसको हम लोग प्लेन वेनिला भी बोलते हैं। खाने वाला वेनिला की बात नहीं कर रहा, ठीक है। 1 शेयर 1 वोट, यानी एक शेयर पे एक वोट मिलेंगे। ये होता है पूरा डिफिनेशन जो तुम्हारे सेक्शन 43 में तुम्हें दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा। यहाँ पे अब करो कनेक्ट सेक्शन 47। सेक्शन 47 में दो सेक्शन, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। पहले क्या कर पाऊँ बताओ, पहले क्या कर पाऊँ? चलो 2 से करता हूँ, ठीक है। पहले 2 करवा रहा हूँ। कनेक्शन भाई 2 जो है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कनेक्ट है, और 1 जो है इक्विटी शेयर होल्डर से कनेक्ट है। तो पहले हम लोग प्रेफरेंस खत्म करेंगे, देन हम लोग इक्विटी पे आएंगे। देखो मैंने क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 वो प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। सेक्शन 47 बोलता है, सबसेक्शन 2 बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स आ जाएगा, आ जाएगा। सही सुना तुमने, आ जाएगा। सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 हमें ये बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी वोट कर सकते हैं, बट किस केस में? ऐसे 3 केसेस प्रोवाइड किए गए हैं। पहला, जहां पे उनका राइट इफेक्ट हो रहा है, कोई ऐसा डिसीजन कंपनी में लिया जा रहा है जिससे उनका राइट इफेक्ट हो रहा है, तो उनके पास भी वोट करने की पावर है, ठीक है। दूसरा, वाइंडिंग अप, कंपनी बंद हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है उनके पास भी वोटिंग राइट आ जाएगा, क्योंकि उनको अपना हिस्सा भी तो मांगना है, उस हिस्से के लिए उनको वोट भी तो करना है। एंड लास्ट, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कंपनी अपना कैपिटल कम कर रही है तो ऑब्वियस सा बात है उनका राइट इफेक्ट हो रहा है ना, उनका राइट इफेक्ट हो रहा है, तो फिर वो भी इस 3 केसेस में उनके पास वोटिंग राइट्स है, वो वोट कर सकते हैं, जस्ट लाइक शेयर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, उनके पास भी वोटिंग राइट्स है। इसका फर्स्ट प्रोवाइजो आता है सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 का फर्स्ट प्रोवाइजर। वो क्या बोलता है? जो प्रोपोर्शन होगा ना, जो पोर्शन होगा वोटिंग राइट का, इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, वो सेम होगा एज पेड अप कैपिटल, एज पेड अप कैपिटल। यानी मान लो 10 लाख इक्विटी है, 10 लाख प्रेफरेंस है, तो उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से भी वोटिंग राइट मिलेगा उन दोनों को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब फर्स्ट प्रोवाइजो कुछ नहीं था, ये फालतू है, तुम इसको काट भी सकते हो, नॉट सो इम्पोर्टेंट। जो इसमें दम है ना वो है सेकेंड प्रोवाइजो। सेकेंड प्रोवाइजो जो माल मसाला है वो यहाँ है। सेकेंड प्रोवाइजो क्या बोलता है कि अगर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 सालों तक डिविडेंड नहीं मिलता है, डिविडेंड नहीं मिलता है, तो 2 साल के बाद इनके पास वोटिंग राइट्स आ जाएगा। ये है सेकेंड प्रोवाइजो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 जो है और उसका सेकेंड प्रोवाइजो है, बस यही दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सिंपल सी बात बोलते हैं कि वोटिंग राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कब कब है। सबसेक्शन 2 3 बात बोलता है, कैपिटल के रिडक्शन के टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट इफेक्ट हो रहा है तब, एंड तीसरा केस, बोलो 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 बोलो, कौन सा केस? ठीक है, वाइंडिंग अप। सेकेंड प्रोवाइजो बोलता है अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला है 2 सालों लगातार 2 ईयर्स तक, तो फिर उनके पास भी वोटिंग राइट आ जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या डिविडेंड देना कंपलसरी है कि कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इसका जो पूरा लॉजिक है वो डिविडेंड वाले चैप्टर में छुपा हुआ है और वो ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। तो इसका लॉजिक तुम्हें वहाँ मिलेगा, वहाँ मैंने डिटेल में समझाया, तो वहाँ जाके देखो, ठीक है। चलो ठीक है, 47 सबसेक्शन 2 खत्म हो गया। अब आ जाता है 47 सबसेक्शन 1। अब ये क्या बात बोलता है? ये तो और सिंपल है, ठीक है, ये तो हलवा है। ये क्या बोलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास बेसिकली वोटिंग राइट्स होते हैं, और वोटिंग राइट्स भी कैसे होंगे? एक शेयर जो है वो एक वोट करेगा,
एक शेयर्स वन वोट है, ठीक है, वन शेयर वन वोट। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है निधि कंपनी के केस में। निधि कंपनी के केस में एक मेंबर भले ही कितना ही शेयर होल्ड करे लेकिन उसके पास मैक्सिमम 5% ही वोटिंग राइट आ सकता है। बस सेक्शन 47 सब सेक्शन 1 इतनी ही बात बोलता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा 47 खत्म हो गया। अब अगर हम ऊपर आए तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बातें हमने कर ली, हमने इक्विटी वालों की भी बात कर ली। अब यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है रूल 4, और ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है जितने अभी तक इस क्लास में, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो यही है, रूल 4। रूल 4 क्या बोलता है? जनरली हमें पता है वन शेयर वन वोट, लेकिन 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 ठीक है, रूल 4 आता है, वो बोलता है कि कंपनी चाहे तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर, वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू कर सकती है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब क्या? ध्यान से समझना। सबसे पहला, मान लो कंपनी चाहे तो क्या एक शेयर इज इक्वल टू 10 वोट, क्या ये कर सकती है कंपनी? द आंसर इज यस, कर सकती है। क्या कंपनी चाहे 10 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, क्या कंपनी ये कर सकती है? द आंसर इज यस, कंपनी ये भी कर सकती है। तो देखो, कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स भी इशू कर सकती है, ठीक है, जिसमें एक शेयर्स ज्यादा वोटिंग राइट्स या कम शेयर्स, ज्यादा शेयर्स लेकिन कम वोटिंग राइट्स, क्या कंपनी ऐसे शेयर्स इशू कर सकती है? द आंसर इज यस, कंपनी ऐसे शेयर्स इशू कर सकती है, और इनको हम लोग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स बोलते हैं, यानी DBR, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग इसे? DBR, ठीक है। अगर कंपनी एक शेयर और 10 वोट दे रही है तो यानी इसको हम लोग बोलते हैं इनफीरियर, सॉरी सुपीरियर, सुपीरियर DBR, ठीक है। और अगर कंपनी 10 शेयर लेकिन वोट कम दे रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर DBR, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि कंपनी क्या DBR इशू कर सकती है? द आंसर इज यस, कंपनी के पास पावर है, कंपनी DBR इशू कर सकती है। अब तुम्हें एक बात मैं बताऊं, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में तुम्हें समझाऊं। सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 क्या बोलता था? एक शेयर एक वोट, ठीक है, वहां बस इतनी बात बोला गया। यहाँ पर अगर तुम सेक्शन 43 देखो तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि DBR भी इशू हो सकते हैं, यानी एक शेयर ज्यादा वोट, ठीक है। तो यानी तुम ये खुद सोचो, क्या ये 47 को ओवरराइड नहीं कर रहा है? सेक्शन 47 बोलता था एक शेयर एक वोट, क्या सेक्शन 43 ये बोल रहा है कि ध्यान से सुनो, एक शेयर मोर वोट, क्या ये 43 इसको ओवर रूल नहीं कर रहा है? द आंसर इज यस, ओवर रूल कर रहा है। इसलिए तुम जब सेक्शन 43 मॉड्यूल खोलोगे या बेयर एक्ट खोलोगे तो सेक्शन 43 पता है स्टार्ट कैसे होता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, ठीक है, ऐसे स्टार्ट होता है। इसका मतलब होता है कि वो ओवर रूल कर रहा है। बाकी अदर सेक्शंस क्या बोल रहा है हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। सेक्शन 43 उन सब को ओवर रूल कर रहा है, इसलिए सेक्शन 43 जब प्रोविजन स्टार्ट होता है तो वो इस लाइन से होता है। इसलिए जब एग्जाम में तुम लिखोगे अगर सेक्शन 43 का तो तुमको भी स्टार्ट इसी लाइन से करना चाहिए, नॉट विथ एनीथिंग स्टैंडिंग कंटेन इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो इससे जो है तुम्हारा जो जो एग्जाम में कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि यार डिटेल एनालिसिस तो है, डेप्थ एनालिसिस तो है, ठीक है। तो ये हो गया पूरी यहाँ पर तुम्हारे मतलब इंटरप्रिटेशन का थोड़ा सा मैंने तुम्हें नॉलेज दे दिया कि लिखना कैसे। चलो वापस रूल 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। रूल 4 हमें बोलता है कि यस कंपनी जो इशू कर सकता है,
लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे? तो रूल 4 बोलता है सबसे पहले एओए में पावर होनी चाहिए, बढ़िया बात है। दूसरा फिर हमें ओआर पास करना होगा, ठीक है, ये भी हम समझ गए। उसके बाद मैक्सिमम जो है हम डीवीआर कितना परसेंट इशू कर सकते हैं? 74%, यानी एक कंपनी में मैक्सिमम 74% हम डीवीआर इशू कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल करने में कोई डिफॉल्ट ना किया हो लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। लास्ट 3 ईयर कंपनी ने एनुअल रिटर्न जो फाइल होता है अंडर सेक्शन 92 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइल होता है अंडर सेक्शन 137, ठीक है, वो फाइल करने में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा तुम्हें इंटरप्रिटेशन समझाता हूँ, वर्ड एंड यूज। एग्जाम में अगर केस लॉ आता है कि एक कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइल किया है लेकिन पिछले 3 साल से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, तो क्या वो कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है? ऐसा केस लॉ बन सकता है। तो उस सिचुएशन में तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम बोलोगे कि यार नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है दिमाग अच्छे से चलाना, ठीक है, दिमाग अच्छे से चलाना। यहाँ पे एंड वर्ड यूज हुआ है, यानी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न दोनों ही 3 साल तक दोनों नहीं किया है तभी वो इशू नहीं कर सकता, ठीक है। अगर एक फाइल कर दिया है तो भैया यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एंड वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? एंड, दोनों का देखना है, ठीक है। चलो फिफ्थ देख लो। फिफ्थ के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा तुम्हें। फिफ्थ लिखो, चलो। कंपनी ने कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट ना किया हो, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट ना किया हो कंपनी। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट मतलब करंटली कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, जिसको अभी तक कंपनी ने ठीक ना किया हो। करंटली कौन कौन डिफॉल्ट ना किया हो? देखो, डिक्लेयर डिविडेंड के पेमेंट में, डिक्लेयर डिविडेंड के पेमेंट में, ठीक है। डिपॉजिट, डिवेंचर, इनके इंटरेस्ट या इनके रीपेमेंट में, ठीक है, या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के रीपेमेंट। इनमें कोई करंटली अभी कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो। अगर डिफॉल्ट करेंगे तो फिर ये करंटली अभी डीवीआर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। फिर 6th पॉइंट देख लो, ये कंडीशंस है, ठीक है। पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कंडीशन देखो, कंपनी ने नेवर, कभी डिफॉल्ट ना किया हो। ये सब सिर्फ एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट लिखना है, यानी कभी सालों, एक 5 साल पहले कंपनी ने डिफॉल्ट किया, बाद में कंपनी ने ये ठीक कर दिया, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी इशू कर सकता है। बट कंपनी अगर कभी भी, अभी जो मैं डिफॉल्ट बताऊंगा, अगर कंपनी कभी भी ये डिफॉल्ट कर देगा तो कंपनी कभी डीवीआर इशू नहीं कर सकता, कभी नहीं, इवन ठीक करने के बाद भी नहीं, ठीक है। चलो कौन कौन सा? सबसे पहला, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स के डिविडेंड के पेमेंट में। अब यहां पर रुको, इंटरप्रिटेशन। यहां भी डिविडेंड का पेमेंट आया, यहां भी डिविडेंड का पेमेंट आया, मैटर क्या है? ध्यान से समझना, इसका भी आंसर तुमको डिविडेंड वाले चैप्टर में मिलेगा। यहां से डिविडेंड वाला चैप्टर बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो ये वाला देखने के बाद ना डिविडेंड वाला चैप्टर जरूर देखना, ठीक है। अब समझो यार, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर तुमने डिविडेंड टाइम पे पे नहीं किया तो वो इस केस में आएगा। यहाँ पर जो डिक्लेयर डिविडेंड की बात हो रही है ना, ये सिर्फ ओनली फॉर इक्विटी वालों की हो रही है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन से हमें समझ में आता है, क्योंकि अगर प्रेफरेंस को हमने ऑलरेडी वहां इंक्लूड किया है तो यहाँ सिर्फ डिक्लेयर किसका डिविडेंड होता है? इक्विटी वालों का होता है। ये चीज तुम्हें डिविडेंड वाले चैप्टर में ही अच्छे से समझ में आएगी, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ नहीं इंक्लूड कर सकता हूँ। और भी ऑलरेडी 49 मिनट में हमने बहुत स्लो किया है, ठीक है, हमने बहुत स्लो कवर किया है, तो इसलिए यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, हमने लोन लिया है, लोन का रीपेमेंट नहीं किया, या स्टैट्यूटरी पेमेंट नहीं किया है, या फिर आईपीएफ अकाउंट में, ये भी डिविडेंड से कनेक्टेड है,
आईपीएफ अकाउंट में हमने टाइम पे ट्रांसफर नहीं किया, अगर ये सारे डिफॉल्ट हमने कभी भी किया है कंपनी में, तो कंपनी कभी भी डीवीआर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था। लेकिन फिर आता है अमेंडमेंट। क्या आता है? अमेंडमेंट। कंपनी को लगा कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो मतलब एमसीए को लगा कि हमने थोड़ा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन दे दिया है, तो फिर एमसीए ने अमेंडमेंट लाया। अमेंडमेंट के थ्रू एमसीए ने बोला कि ध्यान से देख भाई, अगर ये ऊपर के जितने भी तुमने ये सारे काम अगर तुमने डिफ़ॉल्ट किए, तो फिर अगर तुम इनको ठीक कर देते हो, जिस दिन तुम ठीक करते हो उनसे 5 ईयर तक तुम डीवीआर इशू नहीं कर सकते, उसके बाद तुम कर सकते हो। यानी जब तुमने डिफ़ॉल्ट किया वहाँ से 5 ईयर काउंट नहीं करना है। मान लो आज मैंने डिफ़ॉल्ट किया, 3 महीने बाद मैंने डिफ़ॉल्ट ठीक कर दिया, तो जब 3 महीने जब मैंने डिफ़ॉल्ट ठीक किया, वहाँ से मेरे को 5 साल काउंट करना है, वहाँ से 5 साल में डीवीआर इशू नहीं कर सकता, उसके बाद आराम से तुम डीवीआर इशू कर सकते हो। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके अलावा क्या कंडीशंस खत्म हो गए? नहीं, ये 5वां कंडीशन था, 6ठा कंडीशन था, अब 7वां कंडीशन। कंपनी को कभी भी पेनल्टी ना लगा हो, ठीक है, कंपनी को कभी भी पेनल्टी ना लगा हो, किसमें? आरबीआई एक्ट के अंदर, सेबी एक्ट के अंदर, एससीआरए के अंदर, या पेमा के अंदर। और तुम्हें एक बात बताऊं, ये वाला एक्ट अगर तुम हटा दो, ठीक है, ये तुमको सीएमएसएल में पढ़ना है ग्रुप 2 में, ये तुम्हें सीएमएसएल में पढ़ना है ग्रुप 2 में, पेमा तुमको ईसीआईपीएल में पढ़ना है ग्रुप 2 में, तो यानी ये सारे चीज़ तुमको पढ़ने हैं, ठीक है। आरबीआई वाला एक्ट का रेफरेंस ज़रूर है, बट पूरा एक्ट का उस तरह से दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 43 खत्म हो गया? नहीं भाई, अभी कहाँ खत्म हुआ है, ठीक है। देखो, ठीक है, अब यहाँ पे एक एलओडीआर रेगुलेशन 31 कनेक्ट होता है। एलओडीआर क्या होता है? तुम सीएमएसएल मॉड्यूल 2 उठा लो, सीएमएसएल में एक चैप्टर है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो लिस्टेड कंपनी पे लगता है, तो वो उसी का एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन 31। और वो क्या बोलता है कि जो लिस्टेड एंटाइटीज होंगी, जो भी लिस्टेड कंपनी होंगी, अगर वो डीवीआर इशू कर रहा है, तो उसको उसको जो है अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, डिस्क्लोज करना होगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जब जाएगा ना, कंपनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इशू करेगी। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है ये ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। अभी उतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जनरल मीटिंग जब करवाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी मान के चलो कि जब कंपनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजेगी जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ, तो फिर कंपनी रेगुलेशन 31 का भी कंप्लायंस करेगी, और कंपनी अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएगी, प्री एंड पोस्ट दोनों, इशू करने से पहले एंड इशू करने के बाद, दोनों में बताएगी रेगुलेशन 31 के हिसाब से कि अच्छा, तो मेरा ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्लस इसके साथ वोटिंग राइट्स भी कंपनी अपना डिस्क्लोज करेगी। यहाँ पर सेक्शन 43 खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 43 कनेक्ट होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 43 प्लस 47 ये हमने अभी खत्म किया है, प्लस रूल 4 इसके साथ खत्म किया है। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के बारे में। कॉन्सेप्ट में जितना था, सेक्शंस में जितना था, उतना तो मैंने बता दिया। अब मैं थोड़े सा तुम्हें टाइप्स बताना चाहता हूँ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक तरह के प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, ठीक है। पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये होते हैं रिडीमेबल, दूसरा होते हैं इरिडीमेबल, ठीक है। उसके अलावा आता है एक क्यूमुलेटिव एंड एक नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है। एक ये हो गए, उसके अलावा हो गए कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। फिर एक होते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ना, ये 4 तरह के प्रेफरेंस होते हैं, ठीक है। 4 ही दिया है ना तुम्हारे? हाँ, 4 तरह के कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के टाइप्स हैं ये। सबसे पहला रिडीमेबल इरिडीमेबल। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। रिडीमेबल इरिडीमेबल मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम हो जाएंगे,
यानी कुछ साल बाद इनका रीपेमेंट कर दिया जाएगा। लेट सपोज मैंने एक प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया और प्रेफरेंस शेयर इशू करने टाइम मैंने बोला कि ये प्रेफरेंस शेयर जो भी पैसा लगा रहे हैं उनको 10 साल बाद ये पैसा हम रिटर्न कर देंगे। दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल क्या हुआ? ऑब्वियस सा बात है, जो कभी रिडीम ना होगा जब तक कंपनी बंद नहीं होगा। जस्ट लाइक इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स पैसे लगाते हैं तो फिर जब कंपनी बंद होगा तब उनको पैसे अपने रिटर्न मिलेंगे, अनलेस वो बेच ना दे, ठीक है। तो उसी तरह प्रेफरेंस शेयर होल्डर इरिडीमेबल वाले कौन से होते हैं? जो शेयर्स जो कभी रिडीम नहीं होंगे, मतलब जब तक कंपनी चल रहा है तब तक वो पैसे कंपनी में ही इन्वेस्टेड रहेंगे। दैट इज कॉल्ड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर एक होता है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। अब ये ना डिविडेंड वाले चैप्टर में फिर तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, वो कॉन्सेप्ट वहाँ है। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दो तरह के होते हैं, एक क्यूमुलेटिव, एक नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या होता है? मान लो एक साल किसी साल डिविडेंड हमने नहीं दिया, लेट सपोज 10 लाख उनको डिविडेंड देना था, हमने नहीं दिया। नेक्स्ट ईयर जब हम उनको वापस से डिविडेंड देने जाएंगे तो हम पहले इस साल का जो 10 लाख हमने नहीं दिया वो भी देंगे एंड फिर उस साल का भी देंगे, यानी उनके डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यानी पिछले किसी साल हमने डिविडेंड नहीं दिया तो हमें पहले उस साल का डिविडेंड उनको पे करना होगा, ठीक है, देन हम इस साल का पे करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। नॉन एक्यूमुलेटिव क्या हुआ? वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनको जिनको अगर मैंने पिछले साल डिविडेंड नहीं दिया तो उस साल का डिविडेंड उनको अब मिलना भी नहीं है, उस साल का डिविडेंड अब वो भूल जाए, उस साल का डिविडेंड से अब उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो हो गए नॉन एक्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। इसको डिटेल में मैंने डिविडेंड वाले चैप्टर में करवाया है, तो तुम्हें वहां से ही जाकर करना होगा, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये अच्छे से मैं समझाता हूँ, वहां भी मैंने समझाया है डिविडेंड वाले चैप्टर में, मैं फिर भी यहाँ समझा देता हूँ। लेट्स सपोज कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 5 करोड़। 5 करोड़ में सबसे पहले कंपनी किसको डिविडेंड देगा? प्रेफरेंस वालों को देगा। 5 करोड़ में सबसे पहले कंपनी किसको देगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उन्होंने 2 करोड़ दे दिया, तो अब बचे हुए जो 3 करोड़ है, ये 3 करोड़ किनके? इक्विटी के, ठीक है। अब यहीं पर अगर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेटिंग नेचर का होगा तो यानी ये 2 करोड़ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा इस 3 करोड़ में भी वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी 2 करोड़ अपना तो ले जाएंगे ही ले जाएंगे, बस उस 3 करोड़ जो इक्विटी वालों को मिलना है उनमें भी अपना पार्टिसिपेशन देंगे, ठीक है। वहीं नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या हुआ? इनको ये 2 करोड़ मिलेगा, ये 3 करोड़ में इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये 3 करोड़ सोनली जो है इक्विटी वालों का होगा। ये हो गया नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल इजी है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वैसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो फ्यूचर में जाकर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल वो होते हैं जो फ्यूचर में जाके कहीं कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर एक केस लॉ है, पहला केस लॉ तुम लोग का इस चैप्टर का देखो। केस लॉ का नाम है स्कॉटिश इंश्योरेंस कॉर्पोन लिमिटेड वर्सेस विल्सन एंड स्लाइड कोल लिमिटेड, ठीक है। ये केस लॉ हुआ और इस केस लॉ में डिसाइड हुआ अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स के टर्म्स ऑफ इशू में या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है कि कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, पार्टिसिपेटिंग नेचर के या नॉन पार्टिसिपेटिंग नेचर के, तो ऑलवेज अज्यूम कि प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग मान के चलेंगे कि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। अगर मेंशन होगा तभी हम लोग मानेंगे कि यस ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास पार्टिसिपेटिंग राइट भी है, ठीक है। इसी से एक और कनेक्टेड कॉन्सेप्ट आता है, इसी से मैं यही कनेक्टेड कॉन्सेप्ट क्या मतलब यहीं पे कनेक्ट कर लूँ कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना क्यूमुलेटिव वाले हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? क्यूमुलेटिव वाले हैं, यानी इन दोनों केसेस में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो क्यूमुलेटिव मान लेंगे, यहाँ कुछ मेंशन नहीं है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग मान लेंगे। इसी के साथ हमारा सेक्शन 43 जो है खत्म हो जाता है। उसके साथ हमने सेक्शन 47 भी कर लिया, रूल 4 भी कर लिया, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ। सो ब्रेक खत्म हो गया, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं वापस से, चलो।
अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ क्या रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने बहुत सारे टाइप्स तुमको बताए। अब मैं एक स्पेसिफिक टाइप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूंगा। कौन कौन सा? रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इसका मतलब मैंने तुम्हें समझाया। रिडीमेबल वैसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको हमें रीपे करना होता है, जिनको हमें वापस करना होता है, पैसे उनको वापस करने होते हैं, रिडीम करना होता है, ठीक है, कुछ सालों बाद। लेकिन इरिडीमेबल कभी रिडीम नहीं होते, जब तक कंपनी चल रहा है तब तक वो कंपनी में उनका एग्जिस्टेंस रहेगा। अब यहीं पर से ना एक सेक्शन कनेक्ट हो जाता है। सेक्शन का नाम पता है क्या है? सेक्शन 55, ठीक है। यहाँ पर एक सेक्शन कनेक्ट हो जाता है, सेक्शन 55। और ये पता है क्या बोलता है? ये इसका सबसेक्शन 1 आता है, वो बोलता है कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू ही नहीं कर सकती। यानी वहाँ टाइप में भले ही हमें पढ़ाया जाता है कि दो टाइप होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, बट सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कर देता है कि भाई तुम इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो इशू ही नहीं कर सकते। यानी सिंपल सा बात है, हम कैसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे? जो रिडीम होंगे, यानी वो परमानेंट बेसिस पे कंपनी में नहीं रहेंगे, ठीक है। सबसेक्शन 2 आता है, वो बोलता है कि कंपनी ना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता है। ऑब्वियस सा बात है, अगर इरिडीमेबल इशू नहीं कर रहे तो रिडीमेबल ही कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो भी जो इशू करेगा ना, जब उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पावर होगी, यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए भी आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरा मेरा ये आता है, ये मेरा क्वेश्चन है तुमसे कि टाइम क्या होगा। अब हमें ये समझ में आ गया कि हमें कुछ टाइम बाद प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, बट कितने टाइम बाद? तो यहाँ पर सबसेक्शन 2 हमें ये टाइम लिमिट भी बताता है। सबसेक्शन 2 हमें बोलता है कि मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए हम एक प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं, एंड उनके विद इन 20 ईयर्स हमें उसको रिडीम करना होगा, ठीक है। ये जो है नॉर्मल लिमिट है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ध्यान से सुनना, एक्सेप्शन ध्यान से सुनना, ठीक है। इंफ्रा रिलेटेड कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर कोई कंपनी है, तो वो कंपनी मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करके वो मैक्सिमम 30 सालों तक के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता है। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 21st ईयर और अर्लियर, उसको जो है ईच ईयर 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो मैंने 10 लाख, लेट सपोज 10 लाख, 1 लाख मान लो, ठीक है। मैंने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इशू की, ठीक है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मैं इंफ्रा रिलेटेड कंपनी हूँ। अब मैंने 1 लाख जो इशू किया है, तो मैं मैक्सिमम 30 सालों तक के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता हूँ। 30 साल के बाद में 30 साल के अंदर मेरे को रिडीम करना है। 20 साल का क्राइटेरिया मेरे पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन मेरे को एक कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। वो कंडीशन क्या है? 21st ईयर से, यानी 20 साल जैसे खत्म होंगे, जो 21वां साल होगा, वहां से मेरे को हर साल 10% प्रेफरेंस शेयर्स जो है रिडीम करने होंगे, जिससे मेरा 30 साल जाते जाते तक पूरा रिडम्पशन हो जाए, ठीक है। 21st ईयर से मेरे को स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे एक लाइन ध्यान से सुनना, यहाँ पे अर्लियर वर्ड भी यूज हुआ है, यानी अगर मैं चाहूँ तो मैं 21st ईयर से पहले भी स्टार्ट कर सकता हूँ 10% रिडम्पशन ईच ईयर, ठीक है। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए 21st ईयर से कंपलसरी है। 21st ईयर से मेरे को करना ही करना है। 21st ईयर से अगर मैं पहले करना चाहूँ तो वो मेरे ऊपर है, बट 21st ईयर से मेरे ऊपर स्टैट्यूटरी मैंडेटरी है, ठीक है। मेरे ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू डू दिस, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर तुम पहले करना चाहते हो तो वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल करो और तुम 30 सालों तक के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब इशू करने के लिए सबसे पहले मैंने बोला एओए में पावर होनी चाहिए, ऑब्वियस सा बात है। उसके बाद हमें एसआर भी पास करना होगा, ठीक है। उसके अलावा हमने कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट ना किया हो, कंपनी ने कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट ना किया हो, किसमें? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के रिडम्पशन में कोई पुराना रिडम्पशन है वो अभी तक हमने नहीं किया और डिफॉल्ट किया हुआ है, तो हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। दूसरा, ठीक है, डिविडेंड के पेमेंट में हमने कोई डिफॉल्ट किया है तो हम जो है
रिडम्पशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसेक्शन 1 और 2 ये बेसिकली जो है बात करते हैं इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। ठीक है, अब इसी का प्रोवाइजो आता है, सबसेक्शन 2 का ही प्रोवाइजो आता है और ये हमें रिडम्पशन के बारे में बताता है कि एक प्रेफरेंस शेयर रिडीम कैसे होगा। ठीक है, तो सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो हमें क्या बोलता है, सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो हमें समझाता है कि प्रेफरेंस शेयर ना रिडीम होंगे तो कैसे होंगे, या तो आउट ऑफ प्रॉफिट हो सकते हैं, ये तुमने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, या फिर आउट ऑफ फ्रेश इशू हो सकते हैं। यानी कंपनी के पास अगर इनफ प्रॉफिट्स है तो कंपनी रिडम्पशन प्रॉफिट से कर सकती है, लेकिन अगर कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट्स नहीं है तो कंपनी जो है रिडम्पशन फ्रेश इशू करके कर सकती है। ध्यान से सुनना, ये कंडीशन में एक और कंडीशन लिख लो, रिडम्पशन उन्हीं का होगा जो फुल्ली पेड अप होंगे, यानी पार्टली पेड अप है तो उनका रिडम्पशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब अगर आउट ऑफ प्रॉफिट होता है तो अगर प्रॉफिट से जितना भी अमाउंट का हमने रिडम्पशन किया उतने अमाउंट का, सेम अमाउंट का हमें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जितने अमाउंट से हमने आउट ऑफ प्रॉफिट से यूज करके रिडम्पशन किया है उतना अमाउंट का, सेम अमाउंट का हमें एक अकाउंट क्रिएट करना होता है CRR। ठीक है, और इसका यूज हमें फिर 55 सबसेक्शन 4 में बताया जाएगा कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि हमें जितने अमाउंट का अगर हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स यूज करके अगर हम रिडम्पशन करते हैं तो उतना अमाउंट का, सेम अमाउंट का हमें CRR क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, इशू अगर हम लोग फ्रेश इशू करके अगर हम लोग रिडम्पशन करते हैं तो उस सिचुएशन में हमें कोई ऐसा CRR का क्रिएशन नहीं करना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, रिडम्पशन टाइम पे जब कंपनी अपने रिडम्पशन पे होगी तो कंपनी प्रीमियम भी पे करेगी। ऑब्वियस बात है, तुमने अकाउंट्स में एंट्री नहीं डाली है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डाली है ना, तो कंपनी प्रीमियम भी पे करती है जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, ये प्रीमियम कहाँ से पे करेगी। ठीक है, ये प्रीमियम कहाँ से पे करेंगे, तो ये दो केसेस हैं, एक है सेक्शन 133 के अंदर जो कंपनी फॉल करती है और एक अदर कंपनी। ठीक है, अगर कोई कंपनी के ऊपर सेक्शन 133 लग रहा है जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, तो ये जो प्रीमियम है ना, ये कंपनी सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट ही यूज कर सकती है। ये प्रीमियम का पेमेंट के लिए कंपनी को आउट ऑफ प्रॉफिट ही यूज करना होगा, प्रॉफिट ही यूज करना होगा इस प्रीमियम के पेमेंट के लिए। लेकिन अगर अदर कंपनी है तो कंपनी प्रॉफिट भी यूज कर सकती है एंड उसके साथ साथ, ठीक है, प्रॉफिट भी यूज कर सकती है, उसके साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकती है। ठीक है, अदर कंपनीज के लिए। लेकिन कुछ कंपनी प्रिस्क्राइब्ड हैं जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है अंडर सेक्शन 133, उन कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है, वो ये प्रीमियम का पेमेंट सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट ही कर सकते हैं। बट अदर कंपनी जो भी है उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो प्रॉफिट यूज करें या वो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करें। ध्यान रखना, कोई ऐसी भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे उन पे 133 वाला कंप्लायंस लग रहा है या नहीं लग रहा है, कोई मतलब नहीं है, कभी भी फ्रेश इशू जो करेंगे उसका प्रोसीड यूज नहीं किया जाएगा इसके प्रीमियम के पेमेंट में। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, प्रीमियम का पेमेंट पहले होता है रिडम्पशन से, यानी रिडीम करने से पहले हम लोग प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 55 सबसेक्शन 3, वो क्या बोलता है, मान लो कंपनी इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो रिडीम कर सके, मतलब कंपनी की हालत पूरी टाइट है, कंपनी के एकदम दिवालिया निकल चुके हैं। ठीक है, अब कंपनी इस हालत में ही नहीं है कि कंपनी रिडीम कर सके, तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगा पता है, एनसीएलटी के पास जाएगा। ठीक है, एनसीएलटी के पास जाएगा और एनसीएलटी को बोलेगा कि हम जो है ये पुराने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनको नए प्रेफरेंस शेयर्स देना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम जो है रिडीम कर सके। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, सेक्शन 53 सबसेक्शन 3 हमें बताता है रिन्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। यानी एक कंपनी है जिसके पास प्रेफरेंस शेयर्स है बट उसके पास पैसे नहीं है रिडीम करने के लिए, तो कंपनी क्या करेगा, उस प्रेफरेंस शेयर्स को रिन्यू कर देगा,
यानी ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स को हटाकर न्यू प्रेफरेंस शेयर्स जो है वैसा शो कर देगा। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। क्या क्या कंडीशंस होती है? सबसे पहला कंडीशन तो सिंपल सा है, ठीक है, 3/4 अप्रूवल चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ऑब्वियस बात है, तुम उनके लिए डिसीजन ले रहे हो और उनसे अप्रूवल नहीं लोगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा फिर तुमको एनसीएलटी में एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है, एनसीएलटी 1। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट होता है रूल 69, ठीक है, ऑफ एनसीएलटी रूल्स 2016, ये कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, एनसीएलटी 1 फॉर्म में रूल 69 यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। याद नहीं रहे ये रूल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ध्यान रखना एनसीएलटी के पास अप्लाई करते हैं और एनसीएलटी जैसे ही अप्रूव कर दिया जाता है तो यहाँ पर जैसे अप्रूव कर दिया जाएगा तो जो ओल्ड वाले प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उनको डीम्ड कर लिया जाएगा रिडम्पशन, डीम्ड रिडम्पशन मान दिया जाएगा, डीम रिडीम मान दिया जाएगा। ठीक है, और न्यू उनके जगह न्यू रिन्यू जो है प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखना, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोई यहाँ पर शेयर होल्डर्स है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, डिसेंटिंग, अगर कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर है यानी वो इस चीज से अप्रूव नहीं करता, मतलब वो एनसीएलटी को बोलता है कि यार ये सही नहीं है, मेरे को मेरे पैसा चाहिए, मेरे को अब कंपनी से बस निकलना है, तो उस केस में एनसीएलटी जो है ऑर्डर दे सकता है, एनसीएलटी जो है ऑर्डर दे सकता है कि उसको अभी के अभी रिडीम करो, यानी उसको रिडीम करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लास्ट एक सेक्शन आया सेक्शन 55 सब सेक्शन 4, और ये बोलता है कि वो जो सीआरआर है ना उसको हम लोग यूज कर सकते हैं बोनस इशू देने के लिए, बोनस शेयर देने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 63। ठीक है, ये भी तुम्हें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यहाँ पे सेक्शन 55 भी खत्म हो जाता है। साल भर सर्दी रहती है, साल भर, 6 महीना सर्दी, 6 महीने। ठीक है, चलो 55 यहाँ पे हमारा हो जाता है खत्म। अब हम लोग कौन कौन से सेक्शन कर चुके हैं ये देख लेते हैं। 43, 44, 45, 55, 61, 64, इतने हम लोग कर चुके हैं। हाँ, चलो अब हम लोग करते हैं सेक्शन 46, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बहुत बार आ चुका है। ओ यहाँ पे एक और सेक्शन मिस हो गया, +47, वो भी तो कर चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले सेक्शन 46, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट। अब शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है ध्यान से समझना, पहले मैं थोड़ा सा लॉजिकल तुम्हें समझाता हूँ। कंपनी ना जब भी शेयर्स इशू करती है, ठीक है, अगर पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर रही है या प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर रही है, अदर देन स्मॉल कंपनी, अदर देन स्मॉल कंपनी, तो ये बेसिकली इशू जो है ना वो कंपनी ऑनलाइन ई फॉर्म में ही करती है। ठीक है, कंपनी बेसिकली शेयर्स जो इशू करती है ना वो ई फॉर्म में ही करती है, चाहे वो लिस्टेड हो, चाहे वो अनलिस्टेड हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, बस स्मॉल कंपनी को हटा दो। तो बाकी जितनी कंपनियां वो बेसिकली ये सारा काम जो है ई फॉर्म में ही करती है, और ये कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास, ये मैंडेटरी है। रूल 9+9A ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट रूल्स 2014, ये रूल्स, ठीक है, ये रूल बोलता है कि कंपनी कभी भी इशू करेगी ना शेयर्स तो वो जो है ई फॉर्म में ही करेगी, शेयर्स का ट्रांसफर भी होगा वो ई फॉर्म में ही होगा। सॉरी यार, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो कंपनी जो है ना इशू करेगी तो वो ई फॉर्म में ही करेगी। ठीक है, लेकिन आप देखो ई फॉर्म में अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर होल्डर्स को एक डिपोजिटरी अकाउंट बनाना पड़ता है, डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट डिपोजिटरी के बनाना, डिपोजिटरी के साथ मिलकर बनाना होता है डीमेट अकाउंट। अब इस डीमेट अकाउंट का पता है एक प्रॉब्लम है, ये डीमेट अकाउंट ना चार्जेस काटता है। अब मान लो किसी ने शेयर परचेज किया, होल्ड किया है, अब भाई उसने होल्ड किया और वो हर साल कुछ चार्जेस पे कर रहा है,
तो इससे ना शेयर होल्डर तंग आ जाते हैं। कुछ शेयर होल्डर जिनके पास उतना पैसे नहीं होते वो परेशान हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ना ई फॉर्म वाले शेयर्स को कन्वर्ट करवा लेते हैं फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, वो क्या करवा लेते हैं, फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेते हैं। एंड जैसे ही वो फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं तो उनको मिल जाता है शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में, और इसी पर है पूरा सेक्शन 46। अब समझ में आया सेक्शन 46 का क्रक्स। ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होते हुए देखा है, इवन मैं भी जब सीएस एग्जीक्यूटिव में था, ठीक है, मैं यही सोचता था कि यार डीमेट अकाउंट सब खोलते हैं, ग्रो का प्रचार आता है, एंजल इन्वेस्टर का प्रचार आता है, ठीक है, तो लोग जब डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है, उनको जब मिल रहा है ऑनलाइन शेयर्स मिल रहा है, तो फिर शेयर सर्टिफिकेट कहाँ से आ रहा है, मतलब फिजिकल शेयर्स की बात ही कहाँ से हो रही है जब उनके पास ऑनलाइन शेयर्स है अकाउंट में। तो मैं हमेशा से इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहता था, बट मैंने थोड़ा सा इस पर डिटेल एनालिसिस किया, प्रोविजंस पढ़े, एक्ट पढ़े, तब मेरे को अच्छे से समझ में आया कि रूल 99A जो है कंपनीज एक्ट का, वो हमें ये बताता है कि ये सारे कंपनी शेयर्स इशू करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो ई फॉर्म में ही करेंगे, लेकिन शेयर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो अपने अगर शेयर्स होल्ड करके रखना चाहता है तो वो या तो डीमेट फॉर्म में रखे या फिर वो अपने फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवा ले। अब फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेगा तो उसको यहाँ पर एनुअल चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको फ्यूचर में ट्रांसफ़र करना होगा तो फिर जो है वो वापस से इसको ईजिली कन्वर्ट करवा सकता है, और जब वो फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा तब उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे फिजिकल फॉर्म में, एंड तब यहाँ पर सेक्शन 46 अप्लाई होगा। ये थे नॉर्मल कंपनीज के केस में, ठीक है, इन सारे के केस में पब्लिक प्राइवेट लिस्टेड। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज है ना, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो फिजिकल शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, तो उनके ऊपर जो है यहाँ पर सेक्शन 46 शुरू से कंप्लायंट, उनके ऊपर सेक्शन 46 शुरू से लगता है। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोविजन। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 46 बेसिकली बोलता क्या है। ठीक है, चलो सेक्शन 46 थोड़ा मैं स्पीड मेंटेन करता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है। सेक्शन 46 जो है ना वो बात करता है कि शेयर सर्टिफिकेट बेसिकली टाइटल होता है, ठीक है, ऑफ ऑनरशिप। ऑब्वियस सा बात है, ऑनरशिप का जो है वो टाइटल होता है शेयर सर्टिफिकेट। इस शेयर सर्टिफिकेट पे साइन किसका होगा पता है? अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो ऑब्वियस सा बात है, कंपनी में कॉमन सील है तो कॉमन सील होगा। अगर कंपनी में कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर या फिर 1 डायरेक्टर प्लस 1 सीएस। ठीक है, अगर सीएस है तो 1 डायरेक्टर 1 सीएस, और अगर सीएस भी नहीं है तो 2 डायरेक्टर। तो ये कंपनी में साइन करेंगे। ठीक है, जो शेयर सर्टिफिकेट होगा उस पर सिग्नेचर इनका ही होगा। ठीक है, और अगर पॉसिबल हो बोर्ड ऑफ कमिटी में अगर है तो इन 2 डायरेक्टर में 1 डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो एमडी या डब्ल्यूटीडी नहीं होना चाहिए, अदर देन एमडी एंड डब्ल्यूटीडी। ठीक है, 1 डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए। तो ये है पूरा सेक्शन 46 सब सेक्शन 1। ठीक है, अब ध्यान से समझना, कंपनी के पास अगर कॉमन सील है, देखो कॉमन सील रखना मैंडेटरी नहीं है, 2015 में अमेंडमेंट आया था, बेसिक है ये सब। अगर कंपनी के पास कॉमन सील है, ठीक है, तो कंपनी को कॉमन सील ही लगाना है। कॉमन सील नहीं है तब ये ऑप्शन है, तब ये दोनों ऑप्शन है। एग्जाम में ये मत लिख के आ जाना। ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी चेक की है एंड मैंने लिटरली ये देखा है, उन्हें लगता है कि ये 3 ऑप्शंस हैं, कंपनी के पास कॉमन सील है तब भी कंपनी ये ऑप्शंस यूज कर सकता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कॉमन सील नहीं है तब ये ऑप्शंस ओपन है, नहीं तो फिर ये ऑप्शन ओपन नहीं है, तब फिर तुम्हें सिर्फ कॉमन सील ही लगाना होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई ना, इसको खत्म ही कर देंगे। ठीक है, पूरा तो शेयर कैपिटल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा टारगेट है कि कम से कम बड़े बड़े सेक्शंस तो आज मैं कवर कर दूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बीच बीच में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 तुम समझ गए। सब सेक्शन 2 आता है, वो बात करता है डुप्लीकेट
शेयर सर्टिफिकेट। अब इसका मतलब क्या होगा, मान लो मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट था, ठीक है, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, मेरे को डीमैट फॉर्म में मिले होंगे, डीमैट के चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, मेरे को लगा यार इतने चार्जेस कौन एनुअली पे करेगा, मैंने क्या किया, फिजिकली कन्वर्ट करवा लिया। अब मैं जब फिजिकली कन्वर्ट करवा लूंगा, ठीक है, क्या करवा लूंगा, फिजिकली कन्वर्ट जब मैं करवा लूंगा तो मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट आएगा। अब मान लो ये शेयर सर्टिफिकेट टॉर्न हो जाए, फट जाए, म्यूटिलेटेड, म्यूटी म्यूटिलेटेड हो जाए या फिर लॉस्ट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, तो अगर इन इन सारे केसेस में, ठीक है, अब मेरा शेयर सर्टिफिकेट खराब हो चुका है, तो मैं कंपनी के पास जा सकता हूँ, उनको बोल सकता हूँ कि भाई देख मेरे शेयर सर्टिफिकेट का दिक्कत है, तो मेरे को रिन्यू या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर दो, यानी एक नया शेयर सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है, मेरे को दिक्कत हो रहा है, मेरा शेयर सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो कंपनी ना ये कार्य कर सकती है। बस कंपनी इसके लिए पैसे चार्ज कर सकती है, मैक्सिमम 50 रुपये, मैक्सिमम 50 रुपीज़, उससे ज़्यादा कंपनी चार्ज नहीं कर सकती, ठीक है। और जो भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू होगा उसमें ये लिखा होगा इशू इन लिeu ऑफ शेयर इन सर्टिफिकेट नंबर, ऐसा, ठीक है, ऐसा लाइन लिखा होगा ताकि पता चले कि ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है या रिन्यू शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब मैं कंपनी के पास जाऊंगा, अप्लाई करूंगा, बोलूंगा कि भाई इशू कर देना नया वाला, तो कंपनी मेरे को इशू कर सकता है। क्वेश्चन ये आता है कितने दिन में, तो ध्यान से देखना, मैं जब कंपनी को अप्लाई करूंगा ना, तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो 45 डेज के अंदर अंदर मेरे को इशू कर दिया जाएगा, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो मेरे को 60 डेज के अंदर अंदर जो है, यानी बेसिकली 3 मंथ्स, मैं 3 मंथ्स लिख देता हूँ, 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है इशू कर दिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एक और इम्पोर्टेंट बात, मान लो कंपनी मर्जर या अमालगमेशन हुआ है, तो उस सिचुएशन में कंपनी चाहे तो सारे शेयर होल्डर्स का खुद से ही सर्टिफिकेट रिन्यू कर देगी, ठीक है, इसके लिए वो पैसे चार्ज नहीं करेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो भी रिन्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होंगे, इन सब चीज के जो डिटेल्स हैं वो मेंशन होंगे, वो पार्टिकुलर्स मेंटेन होंगे SH2 के फॉर्म में, ठीक है, SH2 के फॉर्म में जो है इन सारी चीजों का डिटेल्स मेंटेन होगा। SH2 मेंटेन कहाँ पे होगा, कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे, ठीक है, या अदर प्लेस जहाँ पे ROM है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, ठीक है, एज पर सेक्शन 88 जहाँ पे रखा गया है वहां पर जो SH2 रखा जाएगा। उसके साथ साथ ये किसके कस्टडी में होगा, तो ऑब्वियस सा बात है एक ही है, कंपनी सेक्रेटरी। ये प्रिजर्व किया जाएगा कब तक के लिए, परमानेंटली, परमानेंटली, ठीक है। यहाँ सी सॉरी, अगर CS नहीं है तो कोई भी ऑथराइज पर्सन बाय द डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। उसके अलावा कोई एंट्रीज अगर यहाँ पे हमें पास करनी है, SS2 के अंदर कोई भी एंट्री पास होगी तो उसके लिए CS का ऑथेंटिकेशन लेना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, हो गया सेक्शन 46 में इतना ही था। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें वो मैं तुम्हें लिखाऊंगा, मॉड्यूल में दी गई है, सेक्शंस में नहीं दी गई है, ठीक है। एक मिनट में और देख लेता हूँ कुछ और अगर लिखाने का है। ऐसे लिखाने का तो बहुत कुछ है, ठीक है, इसमें एनालिसिस, अगर मेरे नोट्स देखो, शॉर्ट नोट्स मैंने जो बनाए हैं 5 पेज के हैं, ये शेयर सर्टिफिकेट सेक्शन 46 के नोट्स मेरे 5 पेज के हैं, और मैंने इसे आधे पेज में कंप्लीट करवाया। ऑब्वियस सा बात है, मैंने पहले भी बोला, ये सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए है, तुम्हें डिटेल में कहीं और से पढ़ना होगा, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, इतना डिटेल में सिर्फ पैसे तुम कहीं दोगे, सब्सक्रिप्शन लोगे तो ही तुम पढ़ सकते हो, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है तुम्हें खुद से ये करना होगा, ठीक है। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ऐसा कुछ तो है नहीं, और अलग से कॉन्सेप्ट रखा हुआ है वो मैं अभी करवाऊंगा। चलो हाँ, यहाँ पे एक चीज कनेक्ट करो, ठीक है। अब मैंने बोला कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जो है
मैं अप्लाई कर सकता हूँ कंपनी में अगर मेरा शेयर सर्टिफिकेट टॉर्न हो जाए, टॉर्न मतलब फट जाए। म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड मैं कैसे तुम्हें समझाऊँ? म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड, एक मिनट रुको। म्यूटिलेटेड, ठीक है, ये मैंने एक पेज पढ़ा है। म्यूटिलेटेड का मतलब समझा रहा हूँ। अगर खुल जाए, ये देखो अब ये कैसा हो गया, दिख रहा है तुम्हें? क्या दिख रहा है? देखो देखो ये कैसा हो गया पूरा, देख रहे हो? ये दिखा कैसा हो गया? दैट इज कॉल्ड म्यूटिलेटेड। टॉर्न मतलब फट जाना, लॉस मतलब खो जाना, डिस्ट्रॉय मतलब थोड़ा सा जल गया, आधा फट गया, आधा जल गया। अब मैंने बोला कि शेयर सर्टिफिकेट मेरे को कंपनी में जमा करवाना होगा और उसको बोलना होगा इसकी जगह मेरे को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दे। मैंने यही बोला, बोला ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया, खो गया, तो मैं जमा कैसे करवाऊंगा? वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं? अगर इस केस में भी मेरे पास कुछ फटा हुआ है, मैं उसको जमा कर सकता हूँ। म्यूटिलेटेड है, जमा कर सकता हूँ। डिस्ट्रॉय, आधा फटा हुआ है, आधा डिस्ट्रॉय हुआ है, मैं जमा कर सकता हूँ। लॉस्ट के केस में मैं कैसे जमा करूंगा? मैं रास्ते से जा रहा था, शेयर सर्टिफिकेट गिर के कहीं खो गया, मेरे को क्या पता कहाँ खो गया, तो अब मैं क्या करूँ? तो उस सिचुएशन में लेटर ऑफ अलॉटमेंट, जब कंपनी ने शेयर्स अलॉट किया होगा तो लेटर ऑफ एक अलॉटमेंट दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट अगर मैं जमा कर दूं तो यहाँ पर वो भी वैलिड माना जाएगा लॉस्ट के केस में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था तुम्हारा। एंड इसी के साथ सेक्शन 46 का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। बस एक पेनल्टी बच गया 46 ऑफ सेक्शन 5 के अंदर। पेनल्टी ये कि अगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करने के टाइम को डिफ्रॉड करने की कोशिश किया जा रहा है कंपनी और ऑफिशियल इन डिफॉल्ट के द्वारा, तो कंपनी प्लस ऑफिशियल इन डिफॉल्ट लायबल होगा। ठीक है, कितना पता है? कंपनी लायबल होगा मिनिमम 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू। जितने शेयर्स के फेस वैल्यू है उसका 5 गुना या फिर 10 करोड़, विच एवर इज हायर है। ठीक है, विच एवर इज हायर, इतना लाइबल होगा। प्लस ऑफिशियल डिफॉल्ट पे तो सेक्शन 447 लग जाएगा, यानी 10 सालों तक की जेल भी हो सकती है। तो ये है प्रोविजन सेक्शन 46 में। अब कुछ एक्स्ट्रा बात, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ एनालिसिस फैक्ट, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो तुम्हारे मॉड्यूल में दिए गए हैं, सेक्शंस में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, जिससे क्वेश्चंस आ सकता है। मान लो मेरे पास, पहला बात, मान लो ये मैं हूं, मेरे पास 10 शेयर्स है। ठीक है, अब 10 शेयर्स है तो मेरे को क्या 10 शेयर सर्टिफिकेट मिले होंगे? द आंसर इज नो। मेरे को एक शेयर सर्टिफिकेट मिला होगा और इस एक शेयर सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि मेरे पास 10 शेयर्स है। ऑब्वियस सा बात है, यही हुआ होगा। अब मान लो मेरे को इस 10 शेयर्स में से, ठीक है, 5 शेयर्स बेचने हैं, 5 शेयर्स मेरे को अपने पास होल्ड करने हैं। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, मतलब मैं 5 शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता हूं और 5 शेयर्स मैं अपने पास होल्ड करना चाहता हूं। क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, कि मैं क्या ये 5 शेयर्स ट्रांसफर कर सकता हूं? क्या मैं ये शेयर सर्टिफिकेट का, ओ भाई वो उड़ गया, मान लो ये एक शेयर सर्टिफिकेट है। ठीक है, अब ये शेयर सर्टिफिकेट है मेरे पास, इसमें ये 10 शेयर सर्टिफिकेट है। तो क्या मैं 5 तुम्हें देना चाहता हूँ, ट्रांसफर करना चाहता हूँ और 5 मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसको 20 से ऐसे फाड़ दूँ, आधा आधा, और आधा तुम्हें दे दूँ, आधा मैं अपने आप को दे रख लूँ, तो क्या ये वैलिड होगा? द आंसर इज नो। ऑब्वियस सा बात है, ऐसे थोड़ी होता है, जाहिल वाली हरकतें थोड़ी करनी है। तो यहाँ पर जो है, क्या मैं कंपनी के पास जाकर कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ कि भाई देख, मेरे को 5 शेयर्स बेचने हैं या प्लेज करने हैं, जो भी है, तो मेरे को ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ना, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दे। एक 5 शेयर वाला मेरे पास रहने दे और एक 5 शेयर का मेरे को अलग शेयर सर्टिफिकेट दे दे। इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, एंड ये किया जा सकता है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, क्या शेयर सर्टिफिकेट ऑफिशियल पब्लिकेशन है? द आंसर इज नो, नहीं है। वो सिर्फ टाइटल का जो है, वो सिर्फ टाइटल दिखाता है कि यस सर्टिफिकेट टू टाइटल, कि हाँ इसके पास टाइटल है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसपोजिशन का। अब ये कॉन्सेप्ट क्या, ध्यान से समझना, ट्रांसपोजिशन ऑफ नेम, ये कॉन्सेप्ट समझना। जब एक शेयर मान लो किसी ने सब्सक्राइब किया और इसके ज्वाइंट होल्डर थे, लेट सपोज 500 शेयर्स हमने रिलायंस के परचेज की, और इसके ज्वाइंट ओनर्स मैं और मेरा एक भाई, मेरा दोस्त है, मैं प्लस मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों ज्वाइंट ओनर्स हैं इस शेयर्स के, ठीक है। तो क्या शेयर सर्टिफिकेट दोनों को अलग अलग इशू होगा? पहले ये क्वेश्चन का आंसर दो। क्या शेयर सर्टिफिकेट दोनों को अलग अलग इशू होगा? द आंसर इज नो, दोनों को अलग अलग शेयर सर्टिफिकेट नहीं इशू होगा, एक ही शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा जिसमें दोनों के नाम होंगे। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिसका नाम फर्स्ट पे होगा, ठीक है, जिसका नाम फर्स्ट पे होगा उसको ही सब कुछ राइट वगैरह मिलेगा, शेयर भी उसके, शेयर सर्टिफिकेट भी उसके नाम पर जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं अगर चाहूँ, लेट सपोज इस शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम, अब मेरा दोस्त चाह रहा है कि यार 6 महीने मेरे भी तो नाम रहना चाहिए, तो क्या हम दोनों मिलकर राइटिंग में लिखकर कंपनी को ये बोल सकते हैं कि हमारा नाम चेंज कर दो? मतलब मेरा नाम फर्स्ट पे था, उसको सेकंड पे कर दो, और मेरे दोस्त का नाम अब फर्स्ट पे कर दो, 6 महीना वो फर्स्ट पे रहेगा। हाँ, ये हम कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ नेम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेक्शन 46 खत्म। अब आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 48। सेक्शन 48 इजी सेक्शन है। हर शेयर होल्डर्स के पास एक प्री एग्जेम्प्टिव राइट है। अब ये राइट क्या होता है? ऑब्वियस सा बात है, कोई भी शेयर होल्डर्स, कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले ऑफर किसको करेगी? कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करेगी। ये बहुत ज़्यादा सेक्शन 62 से कनेक्ट है। जब ये मैं पढ़ाऊंगा तो 48 और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि शेयर होल्डर्स के पास कुछ प्रेजेंटिव राइट्स होते हैं, उनके कुछ राइट्स उनको कंपनी ने प्रोवाइड किए। अगर ये राइट्स अगर हम वेरी करना चाहते हैं, इस राइट में वेरिएशन करना चाहते हैं, ठीक है, इस राइट में अगर हम कोई वेरिएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे, और वो कंडीशंस क्या क्या, वो ध्यान से। सबसे पहला, एमओए या एओए में पावर होनी चाहिए, अब ऐसा बात है, बिना इसके तो कोई दिक्कत वाली बात तो हम कर ही नहीं सकते। एसआर पास करो, ठीक है। तीसरा कंडीशन है, मान लो इनके वेरिएशन से कोई थर्ड क्लास को इफेक्ट हो रहा है, कोई दूसरे क्लास को इफेक्ट हो रहा है, तो हम उनका भी 3/4 अप्रूवल लेंगे, ठीक है। और अगर इस वेरिएशन से कोई शेयर होल्डर खुश नहीं है तो 10% जिनके पास शेयर्स है, या फिर शेयर होल्डर्स सब मिलकर 10% अगर उनका हो जाए
तो फिर वो एनसीएलटी के पास जा सकते हैं, वो भी 21 डेज के अंदर, और एनसीएलटी जो है फिर ऑर्डर देगा और वो ऑर्डर जो है सब पे बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, वो ऑर्डर जो है सब पे बाइंडिंग हो जाएगा। जैसे ऑर्डर आएगा उससे 30 दिन के अंदर अंदर फिर कंपनी आरओसी को ये बात बता देगा। सेक्शन 48 बस इतना था, खत्म हो गया। सेक्शन 49 इजी है और इजी है। सेक्शन 49 क्या बोलता है कि शेयर पे हम कॉल मंगवाएंगे तो वो यूनिफॉर्म बेसिस पे मंगवाएंगे। किस बेसिस पे? यूनिफॉर्म बेसिस पे, यानी सबसे एक बार मंगवाएंगे। सबसे 2 रुपए मंगवाना है, सबसे 2 रुपए मंगवाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि तुम 1 दे दो, तुम 5 दे दो, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्म बेसिस पे मंगवाएंगे। सेम क्लास सेम कॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सेम क्लास हम किसे मानें? तो जनरली माना जाता है सेम फेस वैल्यू वाले शेयर्स ना, सेम फेस वैल्यू वाले शेयर्स इज इक्वल्स टू सेम क्लास, यानी 10 रुपए वाले शेयर्स जो हैं उन सबको एक क्लास में माना जाता है। बट यहाँ पे एक कैच है, ध्यान से समझना। अगर मान लो 10 रुपए वाले शेयर्स हैं और कोई 5 शेयर्स पे फुल्ली पेड अप है 10 रुपए, एग्जाम्पल नहीं देता हूँ। मान लो 10 रुपए वाले शेयर्स हैं 5 पे, ठीक है, जिसमें से 3 शेयर्स जो हैं वो 8 रुपए पेड अप हैं, वहीं 2 शेयर्स जो हैं वो 6 रुपए पेड अप है। तो अब है तो फेस वैल्यू सेम दोनों का, तो क्या हम इन दोनों को सेम क्लास मानेंगे? द आंसर इज नो। तब ये दोनों डिफरेंट क्लास ट्रीट होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का पेड अप वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। जब ये 2 रुपए हम पहले इससे मंगवाएंगे, ये 8 हो जाएगा, तब हम जो है इन दोनों को सेम क्लास ट्रीट करेंगे। यही सेक्शन 48 बोलता है। फिर आ जाता है सेक्शन 49। सेक्शन 49 क्या बोलता है? सॉरी 49 यही बोलता था, ठीक है, ये तो 49 ही था। अब आ जाता है सेक्शन 50। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 50। सेक्शन 50 क्या बोलता है? सेक्शन 50 बोलता है कि कॉल इन एडवांस कंपनी एक्सेप्ट कर सकता है। इसका एंट्री तुमने अकाउंट्स में किया था, बस इसके लिए कंपनी के पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पावर होनी चाहिए और कंपनी को इस पे इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, इंटरेस्ट कहाँ मेंशन होता है? तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। ठीक है, कॉल इन एडवांस से वोटिंग राइट जो है कंपनी का किसी शेयर होल्डर का बढ़ नहीं जाता है। कॉल इन एडवांस वाले अमाउंट पे सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, उसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सेक्शन 50 खत्म। सेक्शन 51। सेक्शन 51 क्या बोलता है? शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलेगा इक्विटी वालों को वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा, पेड अप वैल्यू पे मिलेगा, पेड अप वैल्यू पे मिलेगा। ठीक है, प्रेफरेंस वालों को जो डिविडेंड मिलेगा उनको फिक्स्ड रेट पे मिलेगा, उनका रेट फिक्स रहता है जनरली। ठीक है, ये भी डिविडेंड वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इसी के साथ हमारा 51 तक का कहानी खत्म हो जाता है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये सब जो थे ये छोटे मोटे सेक्शन थे इधर के से। अब थोड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 52। सेक्शन 52 बात करता है शेयर्स इशू एट प्रीमियम। ये सब अकाउंट्स में तुमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने अकाउंट्स में पढ़ा है कि शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी 10 रुपए के शेयर्स हम 12 रुपए में इशू करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी का गुडविल है भाई। रिलायंस आज अगर अपने शेयर 100 रुपए की जगह 200 में इशू करे, 100 रुपए के शेयर्स अगर 200 में इशू करे तब भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि रिलायंस का गुडविल है यार। ठीक है, तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 यही बोलता है कि शेयर्स जो है ना वो प्रीमियम पे इशू किए जा सकते हैं। अब वो कैश में भी हो सकता है या काइंड में भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 52 सबसेक्शन 2 आता है, वो बोलता है ये जो प्रीमियम आएगा, ये जो प्रीमियम आएगा उसको हम एक सेपरेट अकाउंट में दिखाएंगे, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये जो प्रीमियम आएगा उसको हम सेपरेट अकाउंट में शो करेंगे, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या हमने अकाउंट्स में ये एंट्री भी डाली है? द आंसर इज यस, हमने ये अकाउंट्स में एंट्री भी डाली है। अब क्वेश्चन ये आता है 55 सबसेक्शन 2 बोलता है कि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का हम लोग यूज कहाँ करेंगे? तो कुछ पर्पस दिए गए हैं। सबसे पहला पर्पस दिया है बोनस शेयर्स देने के लिए। बोनस शेयर्स इशू करने में हम ये सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं। बायबैक करने में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अभी हम लोग पहले पढ़ के आए,
अभी सेक्शन 55 में मैंने पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था मैंने, कि जो कंपनी पे सेक्शन 133 वाला स्टैंडर्ड्स नहीं लगते हैं तो वो कंपनी जो है प्रीमियम पे कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकती है। यहाँ पर ये बात कंफर्म हो गया, ठीक है। चौथा, राइट ऑफ करने के लिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी बनाने से पहले जो खर्चे आते हैं उस एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में यूज हो सकता है। एंड ठीक है, राइट ऑफ करने के लिए कोई डिस्काउंट अगर हम दिए हैं ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स, शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करने टाइम अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम इन 5 पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ जो ये वाला चीज है ये कनेक्ट हो जाता है सेक्शन 55 से, ठीक है। अब लॉजिक समझ में आ रहा है, इंटरकनेक्टेड, चलो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर सेम वही वाला लॉजिक आता है कि अगर कोई कंपनी प्रिस्क्राइब्ड है, सीजी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, जिसपे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा है अंडर 133, वो कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ 3 पर्पस के लिए यूज कर सकती है। यानी 5 पर्पस के लिए नहीं, 3 पर्पस के लिए। कौन कौन से पर्पस के लिए देखो, यहाँ पर बोनस दे सकती है, बायबैक दे सकती है, ये नहीं कर सकती। अब इसका लॉजिक 55 में छुपा हुआ है। याद करो 55 में मैंने बोला कि जो कंपनी पे 133 वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा वो कंपनी इशू वो प्रीमियम यूज नहीं करेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब इसलिए क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो ये यूज नहीं कर सकती। तो दोनों एक जगह कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा ये भी यूज नहीं कर सकती, ठीक है, ये भी यूज नहीं कर सकता, ये दोनों चीजें यूज नहीं कर सकता, ठीक है। ये कर सकता है और ये कर सकता है, ठीक है। 1, 2 और 5 कर सकता है। चलो यहाँ पे हो गया तुम्हारा सेक्शन 52 खत्म। अब आ जाता है सेक्शन 53। अब ये बोला जाता है शेयर्स इशू एट डिस्काउंट। क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? 52 में हमने बोला क्या शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं? 10 रुपए का शेयर्स 12 रुपए में, आंसर इज यस। क्वेश्चन ये आता है क्या 10 रुपए का शेयर्स 8 रुपए में इशू हो सकता है डिस्काउंट पे? द आंसर इज नो। सेक्शन 53 आता है और वो सिंपली बोलता है कि शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते हैं, और अगर हो जाएंगे तो हम उसे वॉइड मान लेंगे। लो भाई, हम उसे क्या मान लेंगे? वॉइड मान लेंगे, ठीक है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन, यानी कुछ ऐसे केसेस हैं जहां शेयर्स डिस्काउंट में इशू हो सकते हैं। कौन कौन से केसेस? पहला एक तो है सेक्शन 54 जो इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। एक ऑप्शन ये है कंपनी के पास, एक एक्सेप्शन। दूसरा है कन्वर्जन। मान लो कंपनी अपने बैंक या लोन को कन्वर्ट कर रही है तो उनको तो ऑब्वियस सा बात है थोड़े डिस्काउंट में ही कन्वर्जन, थोड़ा डिस्काउंट करके ही मिलेगा, तो ये भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक सेक्शन और कनेक्ट हो जाता है इसी के साथ, 53(2)(a। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये देखो, ये 53(2)(a ही है, 53(2)(a, ठीक है। नोट यहाँ पे कनेक्ट होता है, सेक्शन नहीं, सॉरी माय फॉल्ट। ये सब चीज डिवेंचर पे अप्लाई नहीं होता है, यानी डिवेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। इसलिए तुमने जब अकाउंट CAFM तुम करते होगे तो उसमें तुम देखते होगे शेयर्स में डिस्काउंट पे तुम एंट्री डालते हो, बट डिवेंचर तुम डिस्काउंट पे इशू करते हो, बट तुम शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बात नहीं। चलो अब मैं एक चीज तुम्हें दिखाऊं, अब सेक्शन 53, 52 से कैसे कनेक्ट होगा दिखाऊं। सेक्शन 52 बोलता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम इन 5 पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। इसका तीसरा पर्पस देखो, 5वां पर्पस देखो, राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। 52 के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम हम यूज कर सकते हैं जो डिस्काउंट हम देंगे शेयर्स इशू करने टाइम उसके राइट ऑफ के लिए। डिवेंचर वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ कि शेयर्स जो इशू करेंगे उनको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया जा सकता है। मेरा क्वेश्चन है, जब 53 बोल रहा है कि आप शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे बोल रहा है कि आप डिस्काउंट पे दे सकते हैं एंड आप उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम इशू कर सकते हैं?
ठीक है, यहाँ पे दोनों कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो डिस्काउंट पे बात हो रहा है इशू करने का, वो डिवेंचर का हो रहा है एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स का हो रहा है, या कन्वर्जन वाला का हो रहा है। यानी उनके दो एक्सेप्शंस कि उनके जो दो एक्सेप्शंस हैं 53(2)(a) एंड जो वो है सर्ट इक्विटी शेयर अंडर 54, वो दोनों एक्सेप्शंस में आप शेयर जो है डिस्काउंट पे इशू करेंगे एंड वहां पर जो आप डिस्काउंट देंगे उसी को आप राइट ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करके। कैसे कनेक्ट हुए देखे, ठीक है, दोनों कनेक्टेड है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक सेक्शन दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो बहुत ही मजा आता है, बहुत ही लॉजिकल चैप्टर लगता है। ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने यहाँ तक कनेक्शन करवा दिया है, सेक्शन 53 खत्म हो गया। एक पेनल्टी देख लो, वैसे पेनल्टी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी दिया है मॉड्यूल में तो देखना तो पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अगर कंपनी रेज कर लेता है अमाउंट डिस्काउंट पे इशू करके, तो फिर कंपनी को अमाउंट रिटर्न करना होगा, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, रिटर्न करना होगा 12% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, प्लस कंपनी एंड ऑफिशियल डिफॉल्ट पेनल्टी के लिए भी लायबल होंगे, जितना अमाउंट रेज्ड हुआ और 5 लाख विच एवर इज लोअर। ठीक है, जो भी लोअर होगा उतना। ये हो गया हमारा सेक्शन 53 खत्म। अब हमारा आ गया सेक्शन 54। अब पता है तुम्हें सेक्शन 54 क्या चीज के बारे में, ऑब्वियस सा बात है, अभी मैंने ऊपर कनेक्ट किया, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर। अभी ये क्या है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें थोड़े से प्रोविजंस ज़्यादा हैं। उसके 55 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, ओह एक मिनट रुक जाओ भाई, पानी पी लूँ। हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो है। मेरा टारगेट था कि 3 घंटे में पूरा शेयर कैपिटल खत्म कर देंगे, लेकिन 2 घंटे में अभी तक हम लोग सिर्फ सेक्शन 56 तक पहुंच पाएंगे। इसका 2 पार्ट लाना होगा मेरे को। पहला पार्ट में 56 तक खत्म करेंगे एंड उसके बाद वाला जो पार्ट में है, मतलब 55 तक अभी पहला पार्ट में खत्म करेंगे और उसके बाद वाले पार्ट में जो रेस्ट बच गया। ठीक है, चलो सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब पहले ये समझो स्वेट इक्विटी शेयर्स का लॉजिक क्या है। मान लो मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज। अब मैं उस कंपनी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन है इस कंपनी में, जिससे कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। अब अगर कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो ऑब्वियस सा बात है, मेरा हक बनता है कि यार मैंने तुम्हें इतना कंट्रीब्यूशन दिया, बदले में तुम मेरे को दो। और कंपनी भी चाहता है कि मेरे को मोटिवेट करने के लिए, मेरे वैल्यू एडिशन के लिए, मेरे नो हाउ के लिए मेरे को कुछ पेमेंट करे। तो कंपनी ना स्वेट इक्विटी शेयर्स लाता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या बोलता है, कंपनी बोलता है कि देखो हम आपको शेयर्स ऑफर करेंगे एट डिस्काउंट, यानी जो शेयर्स हम मार्केट में 10 रुपए में बेचेंगे वो हम आपको 6 रुपए में देंगे। ठीक है, या फिर हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स का ऑफर देंगे एट डिस्काउंट नहीं, या फिर अदर देन कैश, यानी काइंड में आपको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स देंगे। तो ऐसे मेरे को जो है लालच दिया जा सकता है, मतलब मेरे नो हाउ के लिए जो है कंपनी जो है मेरे को पे करेगा। लालच सही नहीं है, ठीक है, मेरे नो हाउ के लिए कि मैंने इतना अच्छा वैल्यू एडिशन किया, मेरे को स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे कनेक्ट होता है पहले सेक्शन 2 क्लॉज 88 जो डिफाइन करता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, और जो मैंने अभी बताया ना वही है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है बेसिकली नो हाउ वैल्यू एडिशन के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन ये आता है किसको दिया जाता है, तो इम्प्लॉय को दिया जाता है। अब इम्प्लॉय कौन होता है, तो यहाँ पर रूल 8 आता है। रूल 8 कनेक्ट होता है, वो हमें बताता है हु इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब डायरेक्टर या परमानेंट एम्प्लॉय कंपनी का हो गया, या फिर उसके होल्डिंग कंपनी का हो गया, ठीक है, या उसके सब्सिडरी कंपनी का हो गया। ठीक है, चाहे वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया, इट डजेंट मैटर। ठीक है, इट डजेंट मैटर, उन सबको जो है ई शॉप दिया जा सकता है। डायरेक्टर चाहे होल टाइम हो या नॉन होल टाइम डायरेक्टर,
तो ये सब कोई लेना देना नहीं है, जो भी है इनको वैल्यू एडिशन के लिए इनको दिया जा सकता है, या तो कैश में दिया जाएगा, अगर कैश में दिया जाएगा तो डिस्काउंट दिया जाएगा, और अगर कैश में नहीं दिया जाएगा तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में अगर दिया जाएगा तो कंसिडरेशन काइंड में पे होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अदर देन कंसिडरेशन जो है एक तरह से खुद से ही एक बेनिफिट है, वो एक खुद बेनिफिट है, यानी अगर कैश में नहीं दिया जा रहा, काइंड में दिया जा रहा, तो वो एक अलग से बेनिफिट ही है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कैश में दिया जाएगा तो पर मैंडेटरी है कि डिस्काउंट में दिया जाएगा। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर इशू करना है तो कुछ कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करने होते हैं, कुछ कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करने होते हैं। वो क्या क्या कंडीशन है वो ध्यान दें। पहला पहला तो वो सेम क्लास के शेयर्स ऑलरेडी इशूड होंगे, यानी कोई नया क्लास हमें नहीं प्रिपेयर करना है, वही क्लास जो ऑलरेडी कंपनी ने इशू किया है उसी के कोई एग्जिस्टिंग उसी क्लास का जो है हम जो है क्या कर सकते हैं, स्वेट इक्विटी उनको ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एसआर पास करो। अब पता है यहाँ बार बार हर जगह एसआर पास होता है, इसका बहुत अच्छा लॉजिक है सेक्शन 62 के। वो लॉजिक जब मैं सेक्शन 62 करवाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा, अभी उसको सस्पेंस ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसको सेबी के रेगुलेशंस का कंप्लाइंसेस करना होगा, और अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो वो रूल 8 फॉलो करेगा। ठीक है, ठीक, इसके अलावा रूल 8 यहाँ पर क्या क्या बोलता है ये देख लो। एसआर पास करने के अंदर 12 महीने के अंदर अंदर वैलिडिटी रहेगा एसआर का, यानी एसआर पास हुआ उसके 12 मंथ के अंदर अंदर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू हो जाने चाहिए, अलॉट हो जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एसआर का वैलिडिटी 12 मंथ है। मैक्सिमम कितने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, मतलब अलॉट किए जा सकते हैं, तो ध्यान से देखना। एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, या फिर 5 करोड़ ऑफ शेयर विच एवर इज हायर। एक फाइनेंशियल ईयर में हम मैक्सिमम इतना ही इशू कर सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। वो भी ध्यान रखना, यहाँ पेड अप इक्विटी है, सिर्फ इक्विटी वालों को काउंट करना है। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के 15% या फिर 5 करोड़ विच एवर इज हायर। ठीक है, मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट, ओवरऑल एक फाइनेंशियल ईयर का लिमिट है, ये ओवरऑल पूरे कंपनी का लिमिट है कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कब कितना इशू कर सकता है। तो अपनी कंपनी पूरे लाइफ टाइम में 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर सकता है। पेड अप इक्विटी है, ध्यान रखना, यहाँ इक्विटी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, पेड अप शेयर कैपिटल मत ले लेना, प्रेफरेंस प्लस इक्विटी दोनों नहीं, सिर्फ इक्विटी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है स्टार्टअप के केस में। स्टार्टअप कंपनी क्या होता है, जो नए नए इनोवेटिव के साथ आए हैं और उनका भी 10 साल नहीं हुआ, तो वो अपने 10 ईयर्स तक जब तक वो स्टार्टअप कंसिडर किए जा रहे हैं तो वो मैक्सिमम 50% जो है और पेड अप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने शेयर कैपिटल बोला है, यानी प्रेफरेंस प्लस इक्विटी, यहाँ पर दोनों इंक्लूड है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन घूम सकता है। ठीक है, नॉर्मल्स कंपनी के लिए जब लिमिट देखेंगे हम लोग तो इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, और जब स्टार्टअप के लिए देखेंगे तो हम देखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, उसके आगे देखें, जो भी स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो लॉक इन रहेंगे, यानी तुम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। कब तक? 3 सालों तक। 3 साल तक वो तुम्हारे पास ही रहेंगे, तुम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक रजिस्टर मेंटेन होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स का, एक रजिस्टर मेंटेन होगा, उसका फॉर्म देख लो SH3। कहाँ पे होगा? रजिस्टर ऑफिस में होगा या फिर अदर प्लेस जहाँ पे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी एंट्रीज होगा उनको ऑथेंटिकेट किया जाएगा, सेम पुराना वाला कॉन्सेप्ट CS के द्वारा। चलो हो गया, और देख लेता हूँ, कुछ तो और है नहीं। हाँ, एक और बात, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो अलॉट किए जाएंगे उनके पास सेम राइट्स होंगे। ठीक है, उनके पास सेम राइट्स होंगे एज अदर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी
सेम राइट एंजॉय करेंगे, उनको कोई एक्स्ट्रा राइट या फिर उनको कोई कम राइट नहीं मिलेगा उनसे, ठीक है। इसको हम लोग एक लैटिन टर्म में बोलते हैं पैरी पासू। क्या बोलते हैं इसको? पैरी पासू। इसका मतलब होता है ऑन इक्वल फुटिंग, ऑन इक्वल फुटिंग, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और इसी के साथ हमारा सेक्शन 54 भी खत्म हो गया। एक लास्ट सेक्शन आज के क्लास का, और हमारा आज का जो है क्लास, आज का जो पार्ट 1 है खत्म हो जाएगा। दैट इज सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या बोलता है? कंपनी अपने लेटर या पब्लिकेशन, नोटिसेस, यानी कंपनी अपने कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी अपना ऑथोराइज कैपिटल शो करेगी, अपना ऑथोराइज कैपिटल का एक स्टेटमेंट देगी कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल इतना है, लेट सपोज 10 करोड़ है कंपनी का। तो कंपनी कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑथोराइज कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, तो ये मैंडेटरी है कंपनी के लिए कि कंपनी जो है सेम मैनर में, जैसे ऑथराइज कैपिटल का डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसी सेम मैनर में कंपनी जो है पेड अप कैपिटल का भी इंफॉर्मेशन देगा, पेड अप कैपिटल का भी इंफॉर्मेशन देगा। यानी ऑथराइज कैपिटल के इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें पेड अप कैपिटल का भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हो जाता है हमारा आज का पार्ट खत्म। मैं एक बार बता देता हूँ आज हमने क्या क्या किया। सेक्शन 43 से लेकर आज हमने 55 तक कर लिया, ठीक है। इसके साथ हमने कर लिया इसके साथ हमने कर लिया सेक्शन 60, 61 प्लस 64। इतना पार्ट हमने आज किया। अब हमारा बच क्या? हमारा बच गया सेक्शन 56 टू 60, ठीक है। सॉरी 60 नहीं है, 60 तो कर लिया। 59 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन वाला बात। उसके अलावा सेक्शन 62 दैट इज राइट इशू, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। राइट इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 63 बोनस इशू, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 66 एंड 67 दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 68 टू 70 दैट इज बायबैक, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो है ना, ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमारे बच गए जो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। इनके अलावा कुछ छोटे छोटे सेक्शन जैसे आज हमने कवर किया 49, 50, 51, वैसे कुछ और छोटे मोटे सेक्शंस हैं जैसे कि सेक्शन 23, 29, 39, 40 एंड इनके अलावा रूल्स वगैरह भी होंगे। तो ये सब हमारा पार्ट 2 का टारगेट है, और आज हमें 2 घंटे लगे, शायद पार्ट 2 में भी हमें 2 घंटे लगेंगे, एंड हमारा 4 घंटे में पूरा शेयर कैपिटल खत्म हो जाएगा, बट ओनली फॉर एग्जाम पर्पस, क्योंकि ये 4 घंटे एक्चुअली में मेरे को 40 से 50 घंटे लगे, तो उसको इनकॉर्पोरेट करना 4 घंटे में पूरी डिटेल के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए। और मेरा अभी थोड़ा सा सर्दी है मेरे को, तो थोड़ा स्पीड भी आई होप कि स्लो होगा थोड़ा, कोई ना। बस इसको कर लेना, तब मैं दूसरा पार्ट कल लाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड बस पढ़ते रहो।